Hello, all toppers. A very warm welcome in this amazing session of physics, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा आरबीएससी 2021 का मॉडल टेस्ट पेपर, जो कि आरबीएससी की आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोडेड है। और किस तरीके से इस बार आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, कैसे लेवल के क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्या आपका मार्किंग स्कीम होगा, कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपके मन में अभी आ रहे होंगे, इस पूरे क्लास को देखने के बाद आपको यह क्लियर हो जाएगा कि भैया आपको किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, किस लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं, किस पर्टिकुलर सेगमेंट पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो ईच एंड एवरीथिंग वुड बी क्लियर्ड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको पूरे पेपर को सॉल्व करवाने वाला हूं। ठीक है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो मैं आपको सॉल्व नहीं कराऊंगा, पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा। एक हिसाब से आप ये मान लीजिए कि मैं अभी इस वीडियो में इस पूरे पेपर को आपको दूंगा, आपके सामने पूरे कंसेप्ट रखूंगा, किस तरीके से आपको नोट डाउन करना है, कैसे आपको राइटिंग लिखनी है, किस तरीके से आपको अप्रोच लगाना है, कंसेप्ट क्या है क्वेश्चन के पीछे, न्यूमेरिकल पोर्शन कितना आ रहा है, पूरा शानदार एनालिसिस होने वाला है। तो स्टार्ट कर लेंगे आज के इस मॉडल टेस्ट पेपर के सेशन को, और पूरे हाई कंसेप्ट, हाई एनर्जी, हाई फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक है, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर सब्जेक्ट फिजिक्स आरबीएसई बोर्ड के लिए अपन ये कर रहे हैं सब्जेक्ट कोड क्लास 12th न्यू पैटर्न ऑफ मॉडल पेपर। न्यू पैटर्न ऑफ मॉडल पेपर किस ईयर के लिए है भाई? 2021 के लिए है स्पेसिफिकली। इस बार जो एग्जाम आप देने वाले हैं 2021 में जो एग्जाम देने वाले हैं, कैसे उसमें क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्या डेरिवेशन का पोर्शन ज्यादा आएगा, क्या हमारे को चॉइस मिलेगी क्या क्वेश्चंस में, क्या हमारे पास जब लार्ज आंसर टाइप जो क्वेश्चन होते थे वहां पर पहले हमको 2 क्वेश्चन मिला करते थे, तो इस बार कितने क्वेश्चंस आएंगे। और ये मैं वादा कर रहा हूं कि इस बार जो ये मॉडल टेस्ट पेपर जो आया है ना, इसको देखने के बाद आपका दिल हो जाने वाला है गार्डन। क्यों? क्योंकि बहुत आसान पैटर्न कर दिया है, बहुत चिंकू पिंकू क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल अप्रोच को बहुत कम रखा गया है। हालांकि न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी एक पहले जितना न्यूमेरिकल चाहता था उससे भी इस बार कम न्यूमेरिकल कर दिया गया है। चॉइस आपको बहुत सारी दे दी गई है कि भैया जो आपको मन करे वो क्वेश्चन आप कर लो। तो इस बार जो हमारा टारगेट है, इस आरबीएसई बोर्ड को टॉप करने का टारगेट, और दूसरा फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 लाने का टारगेट। ठीक है, मैं कंबाइन बात कर रहा हूं 100 आउट ऑफ 100, थियोरेटिकल पेपर प्लस प्रैक्टिकल प्लस जो आपके स्कूल से जो मार्क्स जाते हैं, सबका मिलाकर मैं बता रहा हूं आपको इजीली 100 आउट ऑफ 100 इस बार आप फिजिक्स में स्कोर कर सकते हो। देखेंगे कैसे। जो टाइम मिलने वाला है, टाइम में कोई भी कमी या फिर उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं किया गया। टाइम जो आपका है 3.25 घंटे। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा। और जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो कितने हैं आपके? 56 है। कितने हैं भाई? 56 के बाद में जो आपके 14 मार्क्स होते हैं, 56 के बाद के जो आपके 14 मार्क्स हैं, इसमें आप 14 ऐड कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 70 हो गया। ये जो आपके होंगे ये सेशनल मार्क्स होंगे जो आपके स्कूल से जाएंगे। और उसके बाद जो 30 मार्क होंगे वो किसके हो जाएंगे? आपके प्रैक्टिकल के हो जाएंगे। किसके? प्रैक्टिकल। ठीक है, ये तो पता है ना भाई सबको। तो ये आपका मार्किंग स्कीम है। चलिए, तो ये हमारा जो पेपर है ये 56 मार्क का होने वाला है। पूरे में से पूरे मार्क्स चिंकू सभी लोग ध्यान से समझेंगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। और देखें कितना इजीली अपन स्कोर करेंगे। 3.25 घंटे के पेपर को हम चुटकियों में सॉल्व करेंगे। यहां पर सभी लोग ध्यान से देखें। तो सबसे पहले देखो, जो आपको पेपर मिलने वाला है उसके जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या आने वाले हैं, क्योंकि बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट से आपको ये सब कुछ अपलोड कर दिया गया ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो बिल्कुल जो इंस्ट्रक्शन वहां पर दे रखे थे वो इंस्ट्रक्शन मैं आपके सामने लेके आया हूं। देखो भाई, कैंडिडेट मस्ट राइट फर्स्ट हिज और हर रोल नंबर ऑन द क्वेश्चन पेपर कंपल्सरी। अच्छा एक बात बताओ यार, रोल नंबर वाली बात अगर मैं आपको नहीं भी बताता तब भी रोल नंबर तो लिख के आओगे ना। और खुद के रोल नंबर लिखने हैं। पता चला अच्छा एक ऐसे स्टूडेंट को मैं जानता हूं जो टॉपर है, उसके रोल नंबर आपने लिख दिए तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलने वाले। सोचे भाई इसके रोल नंबर लिख देता हूं। ठीक है, खुद के ही रोल नंबर लिखने हैं। ठीक है, चलिए, ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। सारे क्वेश्चन कंपल्सरी हैं। ठीक है, आपको ऐसा बोला गया कि भाई सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। अब कई तो लोग सोचते हैं कि नहीं सर मैं तो 5 क्वेश्चन छोड़ दूंगा, 6 क्वेश्चन छोड़ दूंगा। ऐसा नहीं है, सारे क्वेश्चन करने हैं ताकि पूरे में से पूरे मार्क्स आए। ठीक है, सारे क्वेश्चन कंपल्सरी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। राइट द आंसर टू ऑल क्वेश्चंस इन द गिवन आंसर बुक ओनली। मतलब खुद की बुक में ये आंसर लिखना है। इतने तो समझदार आप सब लोग हो, ये हमें
पता है, ठीक है। चलिए, फॉर क्वेश्चंस हैविंग मोर देन वन पार्ट द आंसर्स टू दोज पार्ट्स आर टू बी रिटन टुगेदर इन द कॉन्टिन्यूटी, है ना। जैसे कि मतलब अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन है, एक कोई क्वेश्चन दिया मैंने, उसमें एक ए पार्ट है और एक बी पार्ट है, तो क्या होता है, जनरली हमारी आदत होती है ए पार्ट कर दिया, यहां पर ए पार्ट आता है हमें इजी वाला, वो तो कर दिया, और बी पार्ट भाई साहब वो अनंत डिस्टेंस पर जाके लिखते हैं कॉपी में, एक्स्ट्रा शीट लेके लास्ट में कहीं क्वेश्चन का नंबर डाल के बी पार्ट। तो ऐसा नहीं करना है, आपको कॉन्टिन्यूटी में आंसर लिखना है, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी में आंसर लिखना है, तो ए को सॉल्व कर दिया, फिर बी को सॉल्व करें, तो कॉन्टिन्यूटी में आंसर करें, ठीक है। अच्छा, इससे क्या होगा, जो एग्जामिनर होगा ना, उस पर भी अच्छा इंपैक्ट पड़ता है कि अच्छा नहीं, इसने सही तरीके से एकदम रिदम में काम किया, नंबर भी अच्छे मिलेंगे। चलिए, उसके बाद इफ देयर इज एनी एरर, डिफरेंस, कॉन्ट्राडिक्शन इन द हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन ऑफ द क्वेश्चन पेपर, द क्वेश्चन ऑफ द हिंदी वर्जन शुड बी ट्रीटेड वैलिड, ठीक है। आरबीएसई बोर्ड है ना, और हम सब भारत देश के वासी हैं, हिंदी को प्राथमिकता देते हैं, वैसे ही हिंदी को प्राथमिकता दी जाएगी कॉन्ट्राडिक्शन के केस में, ठीक है। कि अगर मान लो कहीं मिस प्रिंटिंग वगैरह हो गई, तो हम हिंदी वाले पेपर की लैंग्वेज को सही मानकर काम करेंगे, उस हिसाब से मार्किंग होगी। हालांकि ऐसा कभी होता नहीं कि कोई कॉन्ट्राडिक्शन आज तक आया हो, बट स्टिल। एंड राइट डाउन द सीरियल नंबर ऑफ द क्वेश्चन बिफोर अटेम्प्टिंग इट। अच्छा, ये कई बार स्टूडेंट मिस कर देता है जल्दबाजी में। क्या होता है, पेपर देखा बड़ा इजी है, फटाफट फटाफट किया। आप देखो, जैसे ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को नंबर भी करना है आपको, ठीक है। जैसे आपने किया क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद आप सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप क्यू लिख के छोड़ देंगे तो उनको नहीं पता चलेगा कि भाई ये कौन से क्वेश्चन का आंसर आपने किया है, तो हो सकता है कि वो आपके मार्क डिटेक्ट कर ले या फिर उसको मार्क ही नहीं करें, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होने वाला। तो आपको क्वेश्चन को मार्क करना है, ये आप हमेशा ध्यान रखें। इसमें से एक ही ये बात काम की है कि आपको क्वेश्चन को मार्क करना है, ठीक है, जो भी आप आंसर कर रहे हो, और दूसरी बात कि आपको कॉन्टिन्यूटी में आंसर लिखना है। बाकी सब तो बातें जनरल बातें हैं। चलिए, अब देखें भैया, जो पैटर्न है आपके क्वेश्चन कितने आने वाले हैं इस बार, और किस किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, लेट्स सी। राइट डाउन द सीरियल नंबर ऑफ द क्वेश्चन बिफोर अटेम्प्टिंग इट। अच्छा, ये तो अपन ने पहले डिस्कस कर लिया था, सीरियल नंबर को लिखना है। चलिए, अब यहां पर देखो सेक्शन, कितने सेक्शन में कितने सेक्शन में आपको आ रहा है, ये कितने सेक्शन हैं, ए बी सी डी ई, 5 सेक्शन आ गए आपके, ठीक है। अब देखो, ए सेक्शन में कितने क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको, एक मिलेगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में 10 पार्ट है, 10 पार्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में ही 10 क्वेश्चन होंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का ए, क्वेश्चन नंबर 1 का बी, क्वेश्चन नंबर 1 का सी, क्वेश्चन नंबर 1 का डी, ऐसा, या क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, 10 पार्ट होंगे। तो 10 तो ये हो गए, और 2 से लेके 11 ये 10 और हो गए, तो 10 और 10 20, तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए आपके, 20 क्वेश्चन हो गए, और सभी लोग एक एक नंबर के हैं, है ना। तो 20 मार्क्स ये कैरी करेगा, सोचो यार, 54 मार्क्स में तो 20 मार्क्स आपके यही निपट गए, ठीक है। तो जो लोग पास होने के हिसाब से पढ़ रहे हैं कि भैया हमने तो आज तक कभी पढ़ाई नहीं करी, उनके लिए भी खुशखबरी है, लेकिन हमें फोकस 54 में से 54 का ही रखना है, 56 में से 56 का ही रखना है, ठीक है। 56 टोटल नंबर होंगे, 56 में से 56 का ही रखना है। तो यहां पर आप समझें, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो 20 होंगे, सब एक एक मार्क के होंगे, और आपका जो टोटल आएगा वो कितना हो जाएगा, 20। तो 20 मार्क्स तो ये आपको चिंकू पिंकू क्वेश्चन ही निपटा देंगे, बहुत आसान से क्वेश्चन होंगे ये, ठीक है। उसके बाद देखो 12 to 15 सेक्शन बी में आपको 12 से 15 कितने आपके क्वेश्चन हो गए, 4। 12, 13, 14, 15 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, ये 4 क्वेश्चन होंगे। अच्छा जी, अब इसके मार्किंग क्या है, एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा, तो ये आपका 8 मार्किंग ये हो गए। तो 20 और ये 8, 28, तो ये 2-2 मार्क के जो भी क्वेश्चन होंगे ना, ये भी बहुत ज्यादा इजी होने वाले हैं, डेफिनेशन बेस्ड रहेंगे, है ना, कुछ सीधा डेटा बेस्ड रहेंगे जो आपको डायरेक्ट याद होता है। तो मैं बता रहा हूं, ये 28 मार्क्स स्कोर करना आपके बाएं हाथ का खेल है, जहां थोड़ा सा एफर्ट लगेगा वो यहां पर आगे लगने वाला है। उसके बाद देखिए 16 to 19, यहां पर भी आपके 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, 4। अच्छा, इनका जो मार्किंग स्कीम है, एक होगा 3 मार्क का, तो टोटल कितने हो गए भाई, 4 3 12 हो गए, ठीक है। ऐसे 20 और 21 सेक्शन डी में नंबर ऑफ क्वेश्चन 2, और एक होगा 4 मार्क का, ठीक है, तो यह हो गया 8। उसके बाद 22 और 23 2 और, ये भी आपके 2 क्वेश्चन हो गए, एक आएगा 4 मार्क का, टोटल हो गए 8। इन सबको ऐड करो तो जरा, इन सबको ऐड करो तो कितना आ रहा है ना, 12 और 8 20, 20 और 20 40, 40 और 8 और 8 16, तो ये कितना हो गया आपका 56 हो गया, ठीक है। 40 और 16
56। तो 56 मार्क का आपका पूरा ये पेपर हो गया। और इस बार मैं बता रहा हूं, पूरे वीडियो को ध्यान से देख लेना, किस तरीके से स्कोर करना है, पूरे में से पूरे क्या कंसेप्ट लिखना है, जितनी काम की बात होगी वही लिखनी है, किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, सारी बात बताऊंगा। अच्छा, अब एक खास बात, खुश हो जाओ भाई, सभी लोग खुश हो जाओ। देखो, देयर आर इंटरनल चॉइसेस इन क्वेश्चन नंबर 16 to 23। देखो, ए और बी में तो आपने धूम मचाई दी। क्या मचा दी भाई? यहां पर तो चिंकू पिंकू क्वेश्चन आने वाले हैं, इसको तो निपटा देंगे अपन। अब 16 से लेकर 23 में आपके पास चॉइस रहेगी, हर वार चॉइस रहेगी, ठीक है। यहां पर भी आपको चॉइस रहने वाला है, यहां पर स्टार मार्क मैं कर रहा हूं, यहां पर चॉइस रहने वाला है, यहां पर भी चॉइस रहने वाला है, यहां पर भी चॉइस रहने वाला है। पूरा पेपर में आगे लेके आ रहा हूं, तो पूरे पेपर में आपको दिख जाएगा कि चॉइस किस किस तरीके से, जैसे आपको होते थे ना, और में आपको क्वेश्चंस मिलते थे, 2 क्वेश्चंस में से एक अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो देखेंगे यहां पर आपको हर क्वेश्चन के 2 पार्ट मिलेंगे, जो आपकी इच्छा हो उसको करो। इसमें भी आपको हर क्वेश्चन के 2 पार्ट मिलेंगे, और मजे की बात, इसमें 22 और 23 में 3-3 क्वेश्चन मिलने वाले। इस बार 3-3 क्वेश्चन, एक नहीं आ रहा, दूसरा नहीं आ रहा, तीसरा तो आ रहा होगा। तो बहुत आसान है इस बार फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना। बढ़ेंगे आगे, तो मार्किंग स्कीम समझ में आ गई। टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए आपके? 23 है ना। ये देखो, हालांकि पहले में 10 पार्ट है, लेकिन वो बहुत आसान है। 1, 2 से लेके 11 और 23 टोटल क्वेश्चंस आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के 10 पार्ट्स होंगे, सारे 1-1 मार्क्स की होंगे। आगे बढ़ेंगे, ये आपका पेपर, ठीक है। अब मैं पेपर पूरा लेके आया हूं, आंसर्स भी हैं यहां पर, और कुछ जो डेरिवेशन वाले और जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं उनको हम मिलके सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान देंगे सभी लोग, अपने अपने सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि 3.25 घंटे का पेपर हम कितना जल्दी करने वाले हैं आपके सामने। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द मल्टीपल चॉइस एंड राइट इन द गिवन आंसर बुक। ओके, पहला क्वेश्चन, यूनिट ऑफ चार्जेस। तो पहले क्वेश्चन जो आपके, पहले क्वेश्चन में 10 जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। एक जो करेक्ट आंसर है उसको चूज करना है। फटाफट से बोल दो, यूनिट ऑफ चार्ज, नर्सरी क्लास में पढ़ा था, कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, वी ऑल नो दैट। क्या होता है? कूलम। सेकेंड क्वेश्चन, इन गिवन डायग्राम वैल्यू ऑफ कार्बन रजिस्टर इज गिवन, वैल्यू ऑफ कार्बन रजिस्टर इज गिवन। ओके, ठीक है। अब आपको पूछा क्या है? कलर ऑफ सेकेंड रिंग ऑफ द रजिस्टर विल बी, कलर ऑफ द सेकेंड रिंग ऑफ द रजिस्टर विल बी। देखो, ये जो आपका कलर कोडिंग वाला जो क्वेश्चन है, यहां पर आप ध्यान दें, ये जो आपका फर्स्ट जो कलर होता है, ये आपको फर्स्ट डिजिट देता है, फर्स्ट डिजिट देगा, मतलब देखो ये 2। अगर आपको नहीं भी पता होगा ना, तो भी आप अगर आपको टेबल याद नहीं भी होगी ना, तो आप इस क्वेश्चन से इसका आंसर कर सकते हो। देखो, रेजिस्टेंस कितना देखा आपको? 22 × 10⁵ ओम और ±5%, ठीक है। तो फर्स्ट जो कलर होता है ये आपको देता है फर्स्ट डिजिट, ये आपका फर्स्ट डिजिट होता है। सेकंड जो आएगा वो आपको ये आपका आएगा, ये सेकंड डिजिट देगा, ठीक है। उसके बाद में ये जो आपका थर्ड आपका कलर आ रहा है, ये आपको मल्टीप्लायर देगा, ये मल्टीप्लायर, इसको बोलते हैं अपन मल्टीप्लायर। और ये जो लास्ट में आ रहा है आपका फोर्थ कलर, ये आपको देता है एरर। तो देखो, रेड का आपको पता है, रेड का कितना है? 2 है। रेड का कितना है? 2 है। तो एक टेबल अपन याद करते हैं, BB रॉय, BBROY रॉय, पूरा एक सीरीज होता है। तो ये आपका 0 1 2। तो यहां पर देखें आप, पहला रेड है तो रेड का 2 आया, तो दूसरे का भी नंबर देखो आपको 2 दे रखा है, इसका मतलब दूसरा भी क्या होगा? बोलो, रेड होगा। बोलो, बात समझ में आई क्या यार? दूसरा भी क्या होगा? रेड होगा। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? रेड। BB रॉय वाला अगर टेबल याद है तब भी ठीक, अदरवाइज आप देखें रेड का नंबर है 2, अगला भी 2 आ रहा है, इसका मतलब अगला कलर भी क्या होगा? रेड होगा। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्लियर? अच्छा, एक और बात मैं आपको यहां पर बता दूं, कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर इस बार तो डिलीटेड पोर्शन जो है उसमें से तो क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जब आपका RBSA का पेपर होगा डिलीटेड पोर्शन में से क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर इस पेपर में जो मॉडल टेस्ट पेपर हमने ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है, तो वहां पर अगर आपको कोई डिलीटेड पोर्शन का क्वेश्चन मिल जाए, इसका मतलब ये नहीं कि सर ये डिलीटेड पोर्शन कैसे आ गया, केवल और केवल पैटर्न दिखाने के लिए यह यहां पर आपको मॉडल टेस्ट पेपर करवाया जा रहा है कि इस तरीके का पैटर्न होगा, ठीक है। हो सकता है कि इसमें कुछ डिलीटेड पोर्शन का भी कोई क्वेश्चन हो, लेकिन आपके मेन एग्जाम में डिलीटेड पोर्शन का क्वेश्चन नहीं आएगा। इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है। जैसे कि बात करूं तो मैं कलर कोडिंग हट चुका है, डिलीटेड पोर्शन है, लेकिन देखो क्वेश्चन है यहां पर।
तो आपको मेन एग्जाम में ये नहीं मिलेगा। पैटर्न बिल्कुल ऐसा होगा, ठीक है, मार्किंग स्कीम बिल्कुल ऐसी होगी, बहुत ही हलवा पेपर। फर्स्ट ऑफ ऑल, विच साइंटिस्ट फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिज्म। अच्छा, किसने सबसे पहले यह बताया कि जो आपका करंट कैरिंग वायर है वो भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, ऑरेस्टेड साहब का जो एक्सपेरिमेंट था, जब वो अपने लैब में वर्क कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि जो उनका जो इलेक्ट्रिक सर्किट था जिसमें करंट फ्लो हो रहा था, उसके पास रखा हुआ मैग्नेटिक कंपास क्या हुआ, डेविएट करा। तो उन्होंने बोला यार ये डेविएट कैसे कर रहा है, इट मींस ये जो आपका करंट कैरिंग वायर है दैट विल एक्ट लाइक अ मैग्नेट। फिर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को और आगे बढ़ाया। उन्होंने जब करंट को उल्टा किया तो देखा डेविएशन भी चेंज हो गया, करंट को जीरो किया तो डेविएशन नहीं आया। तो ओरेस्टेड का जो एक्सपेरिमेंट था दैट वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जिससे पता चला कि भाई करंट कैरिंग वायर मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड आता है। तो ओरेस्टेड इज द करेक्ट आंसर हियर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी। चलिए, पूरा अंदर तक हर बात को मैं डीप में लेके जाऊंगा, फील करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए कि क्या आपको इस तरीके से आपने पढ़ाई करी है कि नहीं करी है। केवल आंसर मैं बता दूं क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन तो वापस रिपीट होने वाला नहीं है कि आपने याद कर लिया और काम हो गया, नहीं। पूरा कंसेप्ट किस तरीके से आपको अप्रोच लगानी है। वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप, वैल्यू ऑफ डिप एंगल एट अर्थ्स मैग्नेटिक पोल। अर्थ्स मैग्नेटिक पोल, देखो ये आपका अर्थ, ठीक है, ये जो आपके होते हैं ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, वो ज्योग्राफिकल है। इसके बाजू में अगर इस प्लेन में अगर मैं बात करूं, इस प्लेन में, तो ये आपका होता है मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ। तो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ जो होता है और ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ होता है। आसपास की बातें भी मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है कि यहां से आपको क्वेश्चन मिल जाए, पूछ ले कि भैया इन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, तो आप बोलेंगे 11.3 डिग्री। कितना होता है? 11.3 डिग्री। इसको बोला जाता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। लिख लेंगे, नोट कर लेंगे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अब बोला कि भैया एंगल ऑफ डिप कितना होता है, तो यहां पर जब आप मैग्नेटिक नीडल को लेकर जाओगे, यहां पर जब आप मैग्नेटिक नीडल को लेकर जाओगे तो मैग्नेटिक नीडल ऐसे इस तरीके से वर्टिकल हो जाएगी। वर्टिकल का मतलब हॉरिजॉन्टल से इसने बनाया 90 डिग्री। मैग्नेटिक पोल्स पर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ज्योग्राफिकल की बात नहीं कर रहा, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ पर, इन नॉर्थ और साउथ पर, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ पर जो आपका पिन होगा या जो आपका निडल होगा वो क्या हो जाएगा? वर्टिकल हो जाएगा। तो एंगल ऑफ डिप क्या होता है? हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाया? 90 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, ए। इन रेजोनेंस पोजीशन द फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज। अच्छा, रेजोनेंस कंडीशन, एसी का क्वेश्चन। रेजोनेंस कंडीशन का मतलब क्या होता है? जब आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर हो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के। बोलो फील आया? तो ये जो मेरा पहला वर्ड आता है क्वेश्चन पढ़ते ही, जो पहली बात दिमाग में आती है, दैट इज कॉल्ड कंसेप्ट। दैट इज कॉल्ड कंसेप्ट। तो यहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्ससी होता है। एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्ससी होता है। तो ओमेगा एल दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी होता है। ओमेगा स्क्वायर को लिखूंगा तो आ जाएगा 1 अपॉन एल सी। तो ओमेगा जो आएगा वो आ जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ एल सी, रूट ऑफ एल सी। तो ये आपका ओमेगा 1 अपॉन रूट ऑफ एल सी। ये तो आपका आ गया रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो जब आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर सर्किट वर्क कर रहा होता है तो जो आपका फेजर डायग्राम होता है, ऊपर होता है वोल्टेज अक्रॉस एल, नीचे होता है आपका वोल्टेज अक्रॉस सी, इधर होता है वोल्टेज अक्रॉस आर, और करंट भी इसी डायरेक्शन में अपन लेते हैं। तो VL और VC बराबर होते हैं, आपस में कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, VL बराबर होता है VC के, क्योंकि XL बराबर होता है XC के। तो इस केस की वजह से जो नेट वोल्टेज है वो VR और जो नेट करंट है वो भी इधर होगा। तो नेट वोल्टेज भी इधर, नेट करंट भी इधर। तो फेज एंगल जो आएगा वो कितना जाएगा? 0 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज एंगल आएगा वो कितना जाएगा? 0 डिग्री। हालांकि स्टूडेंट को डायरेक्ट याद होता है, बट मैंने बोला था मैं आपको पूरा आसपास की बातें टच करते हुए बताऊंगा ताकि आपको फील आए, और यकीनन आपको मजा आ रहा होगा। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है चिंकू। ठीक है, तो यहां पर जो फेज एंगल आएगा दैट इज 0 इज द करेक्ट आंसर, है ना। रेजोनेंस कंडीशन की बात कर रहे हैं। रिलेशन बिटवीन पावर ऑफ लेंथ एंड फोकल लेंथ एफ। अच्छा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद होता है, पावर इज इक्वल्स टू 1/f। तो यहां पर तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पावर जो होगा 1/f हो जाएगा। अब जो आपका इसका यूनिट है, यूनिट ऑफ पावर क्या होता है? डायोप्टर। डायोप्टर, ठीक है,
यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। डायोप्टर में आपका कब आएगा, डायोप्टर में आपका कब आएगा, जब आप फोकस को लिखोगे मीटर में, फोकस के लिखोगे मीटर में, तो फोकस शुड बी रिटन इन मीटर, ठीक है। फोकस को मीटर में लिखना, तो जो आपका आंसर आएगा सीधा डायोप्टर में आ जाएगा। डायोप्टर इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। चलिए, तो यहां पर आंसर हो जाएगा ए। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ऑफ आइंस्टाइन इज, आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, ठीक है। तो आइंस्टाइन इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो कि आइंस्टाइन ने किया था, जिनके लिए उन्हें नोबेल भी मिला, ठीक है। यहां पर समझे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो इक्वेशन है वो क्या है। देखो ये आपका मेटल सरफेस है, समझना, मैंने बोला था आसपास की बातें भी अपन डिस्कस करेंगे ताकि आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे हो जाएं, सुनना उड़ा देंगे इसको। तो यहां पर जब आपका लाइट गिरेगा, किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का लाइट गिरेगा, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर के फ्रीक्वेंसी का जब लाइट गिरेगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या कर जाते हैं, इजेक्ट कर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर जाएंगे, इजेक्ट कर जाएंगे। लाइट गिरेगा, लाइट एनर्जी गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर जाएंगे। क्या हमेशा इजेक्ट कर जाएंगे, नहीं, उसका फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो आपका जो आपका लाइट गिरेगा उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, करेक्ट, ओके। तो जो आपका एनर्जी आ रहा है, जो आपका इंसिडेंट एनर्जी है, ये कहां कहां काम आ रहा है, ठीक है। इस पर्टिकुलर मेटल का एक वर्क फंक्शन होगा, दैट इज फाई, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, वर्क फंक्शन। अरे फिजिक्स में फील नहीं तो कुछ नहीं, ध्यान देंगे, लिसन टू मी वेरी थॉटफुली। तो जो आपका इंसिडेंट एनर्जी आया एच न्यू, वो कहां कहां यूज होगा, एक तो वर्क फंक्शन में। वर्क फंक्शन का मतलब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये कहां कहां जाएगा, एक तो वर्क फंक्शन प्लस बचा हुआ जो एनर्जी होगा वो कहां जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। किस में जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। तो आई कैन राइट वर्क फंक्शन प्लस हाफ mv²। और ये किसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होती है। किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होती है। तो एच न्यू इंसिडेंट एनर्जी विल गो इन वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब यहां से हम मैच करने वाले हैं, फटाफट से देखेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस ऑफ आइंस्टाइन इज, तो ये बोल रहा है कि भैया जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी, तो गलत है। पहला देखो एच न्यू, ये आपका एच न्यू इंसिडेंट एनर्जी hc/λ, वो कहां कहां जा रहा है, देखो फाई का मतलब वर्क फंक्शन प्लस हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ उसकी काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। F इज इक्वल्स टू ma इज रॉन्ग। एच न्यू दैट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी माइनस लगा हुआ यहां पर, तो माइनस नहीं आएगा, प्लस होता है। तो इंसिडेंट एनर्जी ऑफ फोटोन विल गो इनटू द वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सारी बातें क्लियर है। क्वेश्चन यहां पर यह भी बन सकता है कि क्या लाइट में डालूं और इलेक्ट्रॉन हर बार बाहर आ जाएगा क्या, इसका आंसर होगा नो। कब बाहर आएगा, जब आपका लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो या उसके इक्वल हो। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा या इक्वल होना चाहिए, तब आएगा, तब कहीं जाकर इलेक्ट्रॉन आएगा, हर बार नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 8, ऑन इंक्रीजिंग द मास नंबर which of the nuclear property is not changed, it's not changed। और आंसर है यहां पर डेंसिटी। कैसे इसको समझेंगे, आंसर है यहां पर डेंसिटी, कैसे, तो इसको समझेंगे। अच्छा, डेंसिटी क्या होता है, टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम। डेंसिटी जो होगा वो क्या होगा, देखो डेंसिटी क्या होता है, टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम। देखो अगर किसी को डायरेक्ट याद है बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कंसेप्ट क्या है इधर देखेंगे, टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो टोटल मास क्या होगा, न्यूक्लियस के डेंसिटी की अगर बात करें, देखो क्वेश्चन क्या है, किसके डेंसिटी की बात हो रही है यहां पर, ऑन इंक्रीजिंग द मास नंबर which of the nuclear property is not changed। न्यूक्लियर का मतलब न्यूक्लियस की यहां पर बात कर रहे हैं, समझेंगे। तो टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम, तो जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है ना, रेडियस ऑफ जो न्यूक्लियस है दैट इज व्हाट, r0 a की पावर 1/3। क्या होता है, r0 a की पावर 1/3। तो r इज इक्वल्स टू r0
ए की पावर 1/3, ये आपका कांस्टेंट है, ये रेडियस है, ठीक है। ए क्या है? मास नंबर। ए क्या है? मास नंबर, ठीक है, मास नंबर। ये आपका रेडियस होगा इसका, ठीक। अच्छा, अगर मैं टोटल मास की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा? टोटल मास, तो जो भी आपके जितने भी न्यूक्लियॉन्स इसमें होंगे, मतलब जो भी इसका मास नंबर होगा, तो ए क्या होता है? इसका मास नंबर ही तो होता है ए क्या है? मास नंबर, कि भाई जितने भी इसमें प्रोटॉन्स हैं, जितने भी इसमें न्यूट्रॉन्स हैं, उन दोनों का सम है ना, उन दोनों का सम। तो वो आपका आ जाएगा, इसका ए आ जाएगा, ठीक। तो टोटल मास में जब मैं लिखूंगा तो ऊपर क्या आ जाएगा? देखो, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मास, तो ए जो भी इसका यूनिट है एएमयू, और नीचे वॉल्यूम, क्योंकि हमने न्यूक्लियस को स्फेरिकल माना है, तो वो कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। अब जब आप इसका क्यूब करोगे, तो आर नॉट का तो क्यूब हो जाएगा, और साथ में देखो ए की पावर 1/3 का क्यूब करोगे तो यहां पर ए आ जाएगा, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहां पर देखो क्या हो गया? इंडिपेंडेंट ऑफ ए, मतलब मास नंबर से इंडिपेंडेंट है। डेंसिटी में जब आपने देखा, तो डेंसिटी में देखो ऊपर मास और नीचे वॉल्यूम में लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। अब जब आप ए बढ़ा रहे हो तो रेडियस बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम डिपेंड करता है, मास, क्योंकि ए चेंज करोगे तो मास नंबर चेंज हो रहा है, तो मास तो चेंज होगा ही होगा, लेकिन डेंसिटी में देखो ये इस तरीके से ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब करोगे तो ये ए आ जाएगा, इसलिए जो आपका आंसर हो गया वो हो जाएगा डेंसिटी हो जाएगा। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो क्या करते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात हो रही है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की बात हो रही है, तो यहां पर ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे, बिल्कुल सेमीकंडक्टर जिसमें थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी है ना, लेकिन आपने टेम्परेचर क्या कर दिया? देखो, सेमीकंडक्टर का मतलब वो कंडक्टिविटी दिखा रहा है, शो कर रहा है, लेकिन क्योंकि आपने टेम्परेचर कितना कर दिया? देखो, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कम कर दिया भाई, है ना, तो दे विल बिहेव लाइक इंसुलेटर्स, ठीक है। उसके बाद विच रेडिएशंस हैज लीस्ट वेवलेंथ, तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद होना चाहिए, ठीक है। रेडियो को माइक्रोवेव में डाल दो तो लाल हो जाएगा, क्या दिखेगा? एक सीरीज है, एक अलग ट्रिक होता है इसको याद करने का। तो सबसे लास्ट में जो आती है ना, वो आती है आपकी गामा रेज। गामा के बाद में हालांकि कॉस्मिक भी आती है, तो गामा रेज जो होंगी यहां पर, इसका सबसे लीस्ट वेवलेंथ होता है, ठीक है। सबसे हाईएस्ट अगर बात करें तो रेडियो वेव्स, उसके बाद माइक्रोवेव्स, है ना। रेडियो को माइक्रोवेव में डाल दो तो क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा, तो आता है इंफ्रारेड, ठीक है। क्या दिखेगा? मतलब विजिबल, उसके बाद आती है विजिबल, उसके बाद यूवी, है ना, कुछ नहीं दिखेगा, एक्स रेज, फिर ये गामा रेज, फिर आपका कॉस्मिक रेज। इस तरीके से आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। इधर जब आप जाओगे तो आपका जो लैम्डा है वो क्या होता है? कम होता रहेगा, क्योंकि गामा आ रहा है सबसे लास्ट में, तो गामा का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे मिनिमम। याद रखेंगे कि रेडियो जो होता है, रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव, सबसे हाईएस्ट अगर वेवलेंथ की बात करें रेडियो वेव्स। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपको याद होना चाहिए, ठीक। उसके बाद ये देखो, ये 10 पार्ट खत्म हो चुके हैं आपके, 10 क्वेश्चन। तो देखो, सोचो 10 मार्क हासिल करना कितना आसान है, कितना ईजी है कि नहीं? पूरे कंसेप्ट के साथ मैंने आपको बताया है। ऊपर के माले में सारी बातें सेट कर लो, अटेम्प्टिंग कैसे होनी चाहिए, तो याद आपको करना है। तो अब यहां पर क्वेश्चंस पूछेंगे बच्चे कि सर क्या हमें कुछ रिजल्ट्स याद करने चाहिए? क्या बिल्कुल आपको याद करना चाहिए, क्योंकि आपका उससे टाइम क्या हो जाएगा? मिनिमाइज हो जाएगा। यहां पर ये 10 क्वेश्चंस थे, 10 में से मान लो आपने 6 याद थे आपको, 4 में आपने डेरिवेशन कर लिया, तो आपका टाइम क्या हो जाएगा? मैनेज हो जाएगा, और एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। जब ये 10 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे ना, तो एक तो 10 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, और आगे का पेपर आपका बहुत लाजवाब जाने वाला है। क्यों? क्योंकि जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, और आपने देखा कि यार इस 10 में से मेरे को तो 4 ही आते हैं, उसमें से भी 2 गलत, तो वो आपके कॉन्फिडेंस को है ना, आपके मोरल को वो बहुत ज्यादा डाउन कर देता है। तो इनको आपको हमेशा सही करना है। उसके बाद गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 लाइन। देखो 1 लाइन में बोलना है, 1 नंबर का क्वेश्चन 1 लाइन में आंसर करना है, ठीक है। सुनेंगे ध्यान से, जो बोला जाएगा उसी को अप्रोप्रिएट, बस वही चीज आपको एग्जैक्टली लिख देनी है। ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। अच्छा, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्या करेंगे भाई? पॉजिटिव जो होते हैं ऑलवेज क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम
इटसेल्फ, अवे, है ना, अवे निकालेंगे, केवल और केवल आपको पॉजिटिव पॉइंट चार्ज बनाना है और ये इस तरीके से अवे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इस तरीके से बना देना है। सर अगर ये नेगेटिव होता तो क्या होता, उसका आंसर भी आप देख लें। नेगेटिव होता तो टूवर्ड्स वाला जो आपका है ये आपका आ जाता, ठीक है, टूवर्ड्स वाला आ जाता है ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ये रही, दैट्स इट। ना ज्यादा ना कम बबलगम, सीधी सिंपल सी बात है, जो पूछा गया है उसका आंसर करेंगे। तो इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन हो गया ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उसके बाद जो आपका आया थर्ड क्वेश्चन, राइट द किरचॉफ्स सेकंड लॉ। देखो सेकंड लॉ कौन सा है, पहला जो है वो है केसीएल, सेकंड जो है वो आपका क्या है, केवीएल। तो कंसेप्ट बता रहा हूं, देखो एक तो केसीएल होता है, एक होता है केवीएल होता है, ठीक है। तो केसीएल क्या था, किरचॉफ करंट लॉ, मतलब इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, है ना। इसका जो थीम है वो क्या है, इनकमिंग करंट दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द सर्किट, या फिर आप बोलते हो जंक्शन, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जंक्शन। तो एट अ जंक्शन इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, ठीक है। ये आपका केसीएल होता है। फर्स्ट लॉ भी आ सकता है, समझना। इसके आसपास सारे मॉडल पेपर्स को करने का तरीका सुन लो, जो क्वेश्चन है उसके आसपास वाले क्वेश्चंस को भी देख लो। फर्स्ट लॉ आया तो सेकंड लॉ को देख लो, सेकंड लॉ आया फर्स्ट लॉ को देख लो। अब केवीएल क्या है, इन अ क्लोज लूप समेशन ऑफ एल्जेब्रिक समेशन ऑफ वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। एल्जेब्रिक समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, एल्जेब्रिक समेशन ऑफ पोटेंशियल इन अ क्लोज लूप इज ऑलवेज जीरो। सुनेंगे, किरचॉफ सेकंड लॉ also known as Kirchhoff's voltage law, KVL, correct, states that the sum of all voltages around a closed loop, अरे closed loop में in any circuit must be equal to zero, ठीक है। This again is consequences of charge conservation and also conservation of energy. It is due to conservation of energy, charge conservation की वजह से ऐसा होता है। summation of algebraic summation of potential difference in a closed loop in any circuit is always equals to zero. राइट डाउन द बायो-सावर्ट लॉ। तो बायो-सावर्ट को आपको डिराइव नहीं करना है, बायो-सावर्ट को आपको डायरेक्ट स्टेट करके लिख देना है, एंड दैट इज व्हाट, डीबी। अच्छा, बायो-सावर्ट लॉ बताता क्या है, बायो-सावर्ट लॉ क्या बताता है, इफ अ स्मॉल करंट कैरिंग वायर, इफ अ स्मॉल करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड समवेयर, है ना, इस तरीके से स्मॉल करंट कैरिंग वायर जिसमें आपका करंट आई फ्लो हो रहा है, इससे आर डिस्टेंस पे, इससे आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसका डायरेक्शन कितना होगा, दैट इज गिवन बाय बायो-सावर्ट लॉ। और जो लॉ होता है दैट इज डीबी, जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा बाय दिस स्मॉल करंट कैरिंग वायर, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द डीएल साइन थीटा, डीएल इज द लेंथ ऑफ द वायर, डीएल साइन थीटा, ओके, एंड दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं, कई लोग इसको अगर वेक्टर फॉर्म में भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो आपका कांस्टेंट है, साथ में आ जाएगा आई इंटू डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर बाई आर क्यूब। अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो ऐसा लिख दे, और अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लिखते हो तो ऐसा लिख दे, दोनों बातें ठीक है। तो जब आप डीएल क्रॉस आर को खोलोगे तो यह आएगा डीएल इंटू आर इंटू साइन थीटा, तो एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा डीएल साइन थीटा, नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर, तो ये आपका मैग्नीट्यूड बन जाएगा। तो बायो-सावर्ट लॉ किसके लिए काम आता है, टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल करंट कैरिंग वायर, ठीक है। ऐसा छोटू सा एक वायर होगा, इसको निपटाने के लिए बायो-सावर्ट लॉ होता है। आगे बढ़े और राइट द गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, जो आपके गॉसियन सरफेस होता है, जो आपका 3D सरफेस होता है, जो आपका क्लोज सरफेस है, उससे गॉस लॉ की अगर बात करें, देखो लॉजिक क्या है, इसको अपन लिख सकते हैं, बहुत इजी है। लॉजिक क्या है कि अगर कोई आपका सरफेस है और इसमें अगर एक मैग्नेट रख दूं मैं, अगर नॉर्थ और साउथ, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगी ना वो क्या होती है, हमेशा क्लोज कर्व होती है। क्या होती है, क्लोज कर्व होती है, क्लोज कर्व होती है। तो अगर नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी एक बार तो साउथ में वापस एंटर करेगी, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, ऐसी खूब लाइंस होगी, ऐसे 1 2 ऐसे खूब लाइंस होगी।
तो यहां पर भी कट कर रही है, यहां पर भी कट कर रही है। एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन गॉसियन सरफेस को 2 बार कट करेगी बिकॉज दे आर कॉन्टिन्यूअस क्लोज लूप्स। ठीक है, क्लोज लूप होते हैं, जाएगी तो कट किया, वापस आएगी तो कट किया, जाएगी तो कट, आएगी तो कट, है ना। मिनिमम 2 बार कट करने वाली है, जितनी मतलब एक बार अगर बाहर जाएगी तो वापस अंदर भी आएगी, जो लाइन बाहर जाएगी वो वापस अंदर भी आएगी। तो हमेशा जो उसकी वजह से फ्लक्स आएगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, दैट शुड बी 0। तो ये यहां पर जो B डॉट DA है, B डॉट DA का मतलब ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। ये क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जो मैग्नेट है उसके मोनोपोल्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते, मोनोपोल्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते, हमेशा नॉर्थ और साउथ होगा। तो नॉर्थ से निकलेगा तो साउथ में आएगा। तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर गया है वो वापस अंदर भी आएगा। इसकी वजह से एक बार फ्लक्स आपका यहां पर पॉजिटिव हो जाएगा तो यहां पर आपका फ्लक्स नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एवरी टाइम दिस विल हैपन और मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड टू गॉसियन सरफेस इज ऑलवेज 0। जबकि चार्ज के साथ ऐसा नहीं होता था। चार्ज क्या होता था? अंदर अगर प्लस रखा है तो एक बार ही लाइन से बाहर जाएगा। ठीक है, अगर मैं चार्ज की बात करूं तो चार्ज के लिए सुन ले, अगर कोई गॉसियन सरफेस है, यहां पर प्लस चार्ज है, तो लाइन जो जाएगा एक बार ही कट करेगा, है ना, ये जाएगा तो एक बार कट करेगा। जबकि अगर कोई मैं मैग्नेट रख दूं तो एक बार कट करेगा, दूसरी बार कट करेगा। यहां पर अगर मान लीजिए पॉजिटिव फ्लक्स आया तो यहां पर आपका नेगेटिव फ्लक्स आएगा, अल्टीमेटली हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स 0 थ्रू अ गॉसियन सरफेस। तो अब इसका आंसर सुने। Gauss law for magnetism applies to the magnetic flux through a closed surface. In this case, the area vector points out from the surface. सही बात है। इस जो आपका सरफेस का एरिया वेक्टर होगा दैट इज ऑलवेज आउटवर्ड। जो ये आपका है एरिया, जो भी रेड जो सरफेस है इसका जो एरिया वेक्टर होगा ये क्या होगा? आउटवर्ड। ऐसा आउटवर्ड 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 आउटवर्ड, है ना। Because the magnetic field lines are continuous loops and all closed surface have a many magnetic field lines going in as coming out, hence the net magnetic flux through a closed surface is 0. ठीक है, all closed surface have a many magnetic field lines going in as coming out. ठीक है, अंदर भी जा रही है तो बाहर भी आ रही है, अंदर भी जा रही है तो बाहर भी आ रही है। अल्टीमेटली जो फ्लक्स आएगा वो कैसा आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट अगर आपको ये रिजल्ट पूछे तो आपको केवल ये लिखना है इंटीग्रल ऑफ B डॉट DA, इंटीग्रल ऑफ B डॉट DA इज ऑलवेज 0 बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज क्लोज कॉन्टिन्यूअस लूप्स। ठीक है, चलिए, What do you understand by diffraction of light? Diffraction of light, देखो इंटरफेरेंस हम सभी लोग जानते हैं कि दो वेव्स आएंगी, यहां पर 2 वेव्स आएंगी अलग अलग। तो डेल्टा एक्स मतलब पाथ डिफरेंस की वजह से एक फेज डिफरेंस आता है, तो यहां पर क्या होगा? इंटरफेरेंस होगा। तो यहां पर जो ब्राइटनेस है वो क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो सकती है, मिनिमम हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। ठीक है, वैसे ही डिफ्रैक्शन क्या होता है? डिफ्रैक्शन जब भी आपकी लाइट पास करती है स्मॉल होल्स से, कॉर्नर से, एजेस से, तो वहां पर डिफ्रैक्शन होगा और लाइट इंटरफेरेंस पैटर्न शो करती है, मैक्सिमा मिनिमा बनते हैं। तो इट इज ड्यू टू डिफ्रैक्शन इज ड्यू टू स्मॉल होल्स, स्मॉल स्लिट्स, एजेस, कॉर्नर्स। वहां से जब लाइट टकरा कर जाती है तो एक अलग इंटरफेरेंस पैटर्न अपन को मिलता है, दैट इज डिफ्रैक्शन। सो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स व्हेन अ लाइट वेव passes by a corner or through an opening or slit। ठीक है, कोई ओपनिंग हो, है ना, होल हो या स्लिट है, ठीक है, कॉर्नर है, एज है, ठीक है। तो स्लिट दैट इज फिजिकली द अप्रोक्सीमेट साइज और इवन द स्मॉलर देन द लाइट्स वेवलेंथ। और कैसा साइज कैसा होना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये लाइन लिखोगे एग्जामिनर खुश हो जाएगा। सबको पता है एज से होता है, स्लिट से होता है, एज से होता है, स्लिट से होता है, स्मॉल होल से होता है, लेकिन कितना स्मॉल होल, कितना स्मॉल स्लिट? तो इतना स्मॉल जो लाइट के वेवलेंथ के कंपैरेबल हो। लाइट का जो वेवलेंथ है ना उसके कंपैरिजन में होना चाहिए, या फिर उससे भी छोटा स्लिट हो। लाइट का मतलब विजिबल रेज, विजिबल रेज का जो लैम्डा होता है दैट इज फ्रॉम 3000 टू 7000 एंगस्ट्रम। 3000 से लेके 7000 एंगस्ट्रम तक अपन मान सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, रफ आइडिया बता रहा हूं। तो उतने छोटे साइज के अगर होल्स वगैरह है तो वहां से डिफ्रैक्शन होगा। सो दैट इज योर डिफ्रैक्शन। डिफाइन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट।
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिमाग में जैसे ही आपने क्लिक किया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो कंसेप्ट सेट आ जाना चाहिए, ऊपर कंसेप्ट आ जाना चाहिए कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहां पड़ा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पड़ा था। सुनेंगे क्या, अगर कोई आपका मेटल है, पहले समझें उसके बाद अपन देखेंगे कि क्या लिखना है। मेटल अगर है उसके ऊपर अगर कोई इंसिडेंट लाइट अगर फॉल करता है, कोई लाइट इंसिडेंट करता है, तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये लाइट आया यहां से इलेक्ट्रॉन 110% बाहर आएगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके ऊपर लाइट गिर रहा है और ये मेटल सरफेस है, तो क्या यहां पर 100% इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा? क्या 100% बाहर आएगा क्या इलेक्ट्रॉन? तो आप बोलेंगे नो, नहीं। तो कब आएगा? जब आपके इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा या बराबर हो। इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो या लगभग बराबर हो एफ नॉट, ये है आपका थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगा। जो फोटोन गिर रहे हैं उनका फ्रीक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगा तो ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करते। ठीक है, तो ये है आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी है ना, जिस पे आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर जाए, या तो उसके बराबर हो फ्रीक्वेंसी या उससे ज्यादा। तो मिनिमम कितना होना चाहिए? एफ नॉट। जो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन है, जो इंसिडेंट लाइट है, उसका फ्रीक्वेंसी जो आपका मिनिमम है वो एफ नॉट है, थ्रेशोल्ड, या तो इससे बड़ा हो या इसके बराबर। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है, विच कॉजेज इलेक्ट्रॉन्स टू बी एमिटेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस, जो कि इलेक्ट्रॉन को निकाल देगी, दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इफ नो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, दिस मीन्स दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट इज लेस देन द थ्रेशोल्ड। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है, इसका मतलब उतना फ्रीक्वेंसी नहीं है जितना आपको चाहिए। मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी वाला अगर लाइट है, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। बोलो बात चमकी कि नहीं चमकी, बोलो फील आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ रहा होगा। बस इसी इत्मीनान से, इसी एनर्जी के साथ पढ़ते रहें। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 8, मेक द ट्रुथ टेबल ऑफ ऑर गेट। ऑर गेट को बच्चा बच्चा जानता है यार। ऑर गेट, लॉजिक गेट, सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन। ये रहा आपका ऑर गेट। दो इनपुट्स हैं यहां पर आपके ए और बी। जो आपका इसका आउटपुट होता है दैट इज ए प्लस बी। ठीक है, अगर ए और बी इनपुट होंगे तो ए प्लस बी का आउटपुट होगा, ए प्लस बी का आउटपुट होगा। तो ट्रुथ टेबल बनानी है इसकी। ए को 0, बी को 0, तो रिजल्ट कितना आएगा? 0 आएगा। 1 0 1 1, रिजल्ट क्या जाएगा? 0 + 1 1 आ जाएगा। 1 1 दूसरा 0 तब भी 1 आएगा, दोनों 1 तब भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक 1 हो जाए तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 0 1 हो 1 आएगा, 1 0 हो 1 आएगा, 1 1। ऐड मत कर देना, 1 + 1 2। केवल बाइनरी डिजिट समझते हैं। ये जो गेट्स हैं 0 और 1 में ही अपन बात करते हैं, डिजिटल लैंग्वेज में बात करते हैं, तो 0 और 1 में ही बात होगी। तो 0 0 का 0, अदरवाइज उसके अलावा जो भी कोई भी केस होगा 0 1 तो भी 1 आएगा, 1 और 0 तो भी 1 आएगा, 1 और 1 तो भी 1 आएगा। तो ये आपका हो गया ट्रुथ टेबल ऑफ ऑर गेट। तो ऑर गेट आ सकता है ना, नैंड गेट आ सकता है, एंड गेट आ सकता है। ठीक है, तो लॉजिक गेट्स के आपको ट्रुथ टेबल, उसके इनपुट्स क्या होंगे, उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या होंगे, वो आपको याद रखने हैं। डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, मार्क कर लो। अच्छा, अब यहां पर देखें कितने क्वेश्चन हो गए? 8 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद जो 9 10 और 11 है, ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले आएंगे। ठीक है, जो 20 मार्क्स आपके पहले हैं, तो 10 तो आपके आगे मल्टीपल चॉइस है ना, 10 तो आपके आगे मल्टीपल चॉइस। उसके बाद 2 से लेके 8 तक, मतलब 7 जो आगे आपके, वो आगे सिंगल लाइनर के जो आपके आंसर थे, जिसको अपन शॉर्ट टाइप आंसर बोलते हैं, 1 लाइनर आपको लिखना है, दैट्स इट। उसके बाद 1 2 एंड 3 और आपके फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। तो सुनते हैं क्या है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज ब्लैंक ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा, इक्विपोटेंशियल सरफेस, देखो कंडक्टर्स आर ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सरफेस। सुनेंगे, कंडक्टर जो होते हैं ना, अगर मैं बोल दूं कि यार ये बॉडी कंडक्टर है, ये बॉडी कंडक्टर है, सबको पता है इसका आंसर, सीधा कंडक्टर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं हमेशा उसके परपेंडिकुलर होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी भी होगी, लेकिन कंडक्टिंग सरफेस है उसके हमेशा परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंट टू दिस, वो हमेशा परपेंडिकुलर पे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी इक्विपोटेंशियल सरफेस कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। कंडक्टर क्या होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा।
तो कंडक्टर को अपन इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल सकते हैं। कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लैंज परपेंडिकुलर होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो परपेंडिकुलर इज द करेक्ट आंसर। ठीक, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, अच्छा इक्विपोटेंशियल सरफेस की अगर मैं बात करूं तो वोल्टेज क्या होगा उसका, कांस्टेंट। वोल्टेज क्या होगा, कांस्टेंट। और डेल्टा वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज तो क्या होगा, कांस्टेंट, जैसा एक जगह पर है वैसा हर जगह पर होगा। और डेल्टा वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, वोल्टेज कांस्टेंट। अकॉर्डिंग टू क्यूरीज लॉ, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज ब्लैंक टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। देखो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी की बात करें, सो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो यहां पर क्या जाएगा, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मैग्नेटाइजेशन ऑफ द पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इजी है, कोई खास बात नहीं है। तो क्यूरी टेम्परेचर खुद क्या होता है, अगर मैं बोलूं क्यूरी टेम्परेचर खुद क्या होता है, तो जब आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है ना पैरामैग्नेटिक में आ जाए, वो टेम्परेचर जब फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में आ जाए उस टेम्परेचर को क्या बोला जाएगा, क्यूरी टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है क्यूरी टेम्परेचर का। अगर कोई पूछ ले क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, सो द टेम्परेचर जहां पर फेरोमैग्नेटिक किस में बदल जाए, पैरा में बदल जाए। ठीक है, चलिए। इन प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर बात करी जाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करी जाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब उसको मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा बिना मीडियम के, विदाउट मीडियम भी प्रोपगेट कर सकता है, विदाउट मीडियम भी प्रोपगेट कर सकता है ना। तो EMW जो है उसमें जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपका इसके परपेंडिकुलर प्लेन में ऑसिलेट करेगा, है ना। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, और जो ये रेड वाला पार्ट है दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर डायग्राम भी पूछ लिया जाए तो आप बना सकते हैं। तो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्या बोल देंगे, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इन प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक, तो ये आपके हो गए 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स। बताओ इसमें किसी को कोई कष्ट संकट, क्या ऐसा फील आ रहा है कि अगर ऐसे क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे तो सर हम इसको निपटा देंगे। हो सकता है बहुत सारी चीजें याद हो जाएं, तब हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसका आंसर जल्दबाजी में गलत लिख लेते हैं। तो जहां पर भी सेल्फ डाउट आए, हमेशा याद रखें डेरिवेशंस हेल्प यू आउट। आपको डेरिवेशंस अगर याद हैं, कुछ लॉजिक्स याद है, आसपास की चीजें याद है, जैसे कि मैंने हर क्वेश्चन में साथ में रिलेट करके बताया है, तो आपका आंसर गलत हो ही नहीं सकता। सेक्शन बी में आ जाएंगे भाई। सेक्शन बी देखो, छोटू सा न्यूमेरिकल आपके सामने। तो न्यूमेरिकल का पहला क्वेश्चन आप मान लीजिए। तो सेक्शन बी की बात करें, द वोल्टेज इन AC सर्किट इज दिस, फाइंड आउट VRMS एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ AC वोल्टेज। अच्छा देखो, आपको जो गिवन है वो क्या है, V इज इक्वल्स टू 50 साइन 314t प्लस 5। ये और हलवा आएगा, मतलब जो न्यूमेरिकल आएगा, मैंने बोला था अल्टरनेटिंग करंट से, तो एक न्यूमेरिकल पक्का है और इसी लेवल का क्वेश्चन आने वाला है। किस तरीके से सॉल्व करना देख लेंगे। सो V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। इसको कैसे कंपेयर करेंगे, V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो ये आपका V नॉट मतलब ये है आपका पीक वोल्टेज। पीक वोल्टेज से RMS चाहिए, पीक वोल्टेज से RMS चाहिए, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए VRMS एंड दैट इज इक्वल्स टू V नॉट बाई रूट टू। V नॉट बाई रूट टू, V नॉट कितना है 50 है, नीचे आपका रूट टू आ गया, तो 50 बाई रूट टू जब आप करोगे, सो इट इज, देखो रूट टू से मल्टीप्लाई और रूट टू से डिवाइड कर रहा हूं, तो 25 रूट टू इज द करेक्ट आंसर। तो जो आपका VRMS आएगा दैट इज 25 रूट टू। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ AC वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी ऑफ AC वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई, ओमेगा बाय 2 पाई। क्या होता है, ओमेगा बाय 2 पाई। ये आपका फॉर्मूला 2 पाई f दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा। तो
तो जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा बाई 2 पाई। तो ओमेगा से जब मैं कंपेयर करवाऊंगा इस इक्वेशन को, तो यहां पर देखो 314 जो है वो आपका ओमेगा है, ए वी इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो 314 क्या हो गया, ओमेगा हो गया। तो ओमेगा यहां पर आया 314, तो 314 डिवाइड बाई 2 पाई, जब आप इसको सॉल्व करोगे दिस विल गिव यू 50 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी का जो ऐसा यूनिट है दैट इज हर्ट्ज, तो 50 हर्ट्ज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बताओ कितना आसान क्वेश्चन था, 1 सेकंड भी पूरा नहीं लगेगा, केवल मुझे बोलना है इसलिए मेरे को टाइम लग रहा है, अदरवाइज मैं यहां पर पेन कॉपी लेता, सीधा सीधा आंसर करता एंड दैट्स इट। 1 मिनट भी पूरा नहीं लगेगा इस क्वेश्चन में। Find out the wavelength of an electron accelerated by potential difference of 10,000 volt। 10,000 वोल्ट। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रॉन का आपको वेवलेंथ चाहिए, तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर जब मैं उसको इतने से एक्सेलरेट करवा दूंगा तो आप डायरेक्ट इसका वेवलेंथ जो है वो लिख सकते हैं 12.25 डिवाइड बाय रूट वी। रूट वी, ये वी आपका है जितने पोटेंशियल से आपने उसको एक्सेलरेट करवाया। तो ये जो आपका लैम्डा आएगा दैट शुड बी इन एंगस्ट्रम, ये आपका एंगस्ट्रम में आंसर आएगा, तो आप इसमें साथ में एंगस्ट्रम भी लगा सकते हैं। ठीक है, 12.25 डिवाइड बाय रूट वी। ठीक है, तो फॉर्मूला देखो, न्यूमेरिकल में तो आपको फॉर्मूला याद होना ही चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इस फॉर्मूले को वहां पर जाकर डिराइव कर लूंगा, दैट यू कैन डू। लेट अस सपोज आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है, लेट अस सपोज आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है, तो अब आप इसको डिराइव कर सकते हैं, तो आपको जनरेट करना आना चाहिए। ठीक है, ये आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। सुने कैसे डिराइव करेगा, कोई सोचेगा नहीं सर मेरे को तो डिराइव करना है, सर मुझे याद ही नहीं है फॉर्मूला, अब मैं क्या करूं सर। तो आप क्या कर सकते हो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपको पता है क्या होता है ना। देखो जो आपका मोमेंटम होता है, मोमेंटम पी है ना, दैट इज इक्वल्स टू एच बाई लेमडा। एच बाई लेमडा, तो लेमडा क्या आ जाएगा आपका एच बाई पी। एच बाई पी, पी आपका मोमेंटम है, पी आपका क्या है, मोमेंटम है। तो ये आपको फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, जिसने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया होगा उसको ये पता होगा। हाँ ठीक है, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो अब आपको एच बाई पी, तो पी को क्या लिख सकते हो, एम इंटू वी। क्या लिख सकते हो, एम इंटू वी, या फिर आप लिख सकते हो पी को आप लिख सकते हो पी स्क्वायर बाई 2m दैट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी होता है। तो पी यहां से क्या जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2m के ई, तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अब आपने प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू डाला, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डाला है ना, काइनेटिक एनर्जी जो आपने अगर पोटेंशियल डिफरेंस v से आपने उसको एक्सेलरेट करवाया तो q इंटू वी, ई इंटू वी वुड बी द काइनेटिक एनर्जी। तो आप वहां से इसको डिराइव कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यही फॉर्मूला आता है 12.25 डिवाइड बाय रूट वी, और ये आपका लैम्डा आएगा एंगस्ट्रम में आएगा, और v आपका होना चाहिए वोल्ट में। तो ये आप अगर कर पा रहे हैं सो दैट इज वेल एंड गुड। कई बार ऐसा होता है बच्चा पूरा पेपर कर लेता है, एक क्वेश्चन रह जाता है। सपोज मैं अगर मेरी बात करूं तो जब मैंने भी एग्जाम वगैरह दिए थे तो ऐसा होता था कि आप फॉर्मूला थोड़ा सा भूल जाते हैं, रफनेस थोड़ा रफली आपको याद नहीं आता, 3/2 आएगा पावर में या 5/2 आएगा, तो उस समय उसको थोड़ा सा डिराइव कर लेते हैं, तो आपको याद आता कि नहीं यार इसमें तो 3/2 आएगा, इसमें 5/2 आएगा, इसमें तो रूट में भी आएगा। ठीक है, 12.25 आएगा, तो एक आइडिया मिल जाता है। तो यहां से आप देखें फॉर्मूला ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस v, तो ये आपका 12.25 डिवाइड बाय रूट v। तो रूट v जैसे आपने 10,000 डाला तो ये कितना हो जाएगा, देखो 12.25 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 10,000, तो ये आएगा 10 की पावर 2, क्योंकि एंगस्ट्रम में आ रहा है तो एंगस्ट्रम को लिख दिया 10 की पावर -10 मीटर्स। ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 12.25 इंटू 10 की पावर -12, 12.25 इंटू 10 की पावर -12। अगर फॉर्मूला याद है 1 मिनट भी नहीं लगेगा, नहीं याद है ये रहा सॉल्यूशन। अब बताओ यार, अब भी इसमें कोई टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं। तो आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इसको हम वैसे निपटा देंगे, क्योंकि हम 2.0 के बच्चे हैं, नॉर्मल बच्चे नहीं हैं। ठीक है, फिजिक्स 2.0 उत्कर्ष के हर बच्चे को मैं एक बात बता देना चाह रहा हूं कि आपको इसी अंदाज से पेपर करना है। याद है वेल एंड गुड, नहीं तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इसको हम निपटा देंगे, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, हमने हर चीज को डेरिवेशन किया है, हमने तो डिलीटेड पोर्शन भी पढ़ा है। तो फिर ये क्या बात है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि इस तरीके से आपको अप्रोच रखनी है। ड्रॉ द लेबल्ड डायग्राम ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, तो ये इसमें कोई खास बात नहीं है, ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, उसको नेमिंग आप जरूर करें। तो यहाँ पर मैं आपको खास बात बताता हूँ कि जो नेमिंग वगैरह ना, कंट्रोल रॉड वगैरह, कूलेंट वगैरह है ना, पानी वगैरह रखते हैं अपन यहाँ पर ताकि ये कूल वूल होता रहे है ना, कूलेंट सर्कुलेटिंग पंप। तो न्यूक्लियर रिएक्टर का जो ये डायग्राम है ये आपको एग्जैक्टली बनाना है। तो आपने देखा होगा कि यार जो ये जो सेक्शन बी है
इसमें ज्यादातर न्यूमेरिकल अप्रोच वाले क्वेश्चन आए, ठीक है, डायग्रामेटिकल अप्रोच वाले क्वेश्चन आए, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स जो आने वाले हैं आपके 2 मार्क्स वाले जो आएंगे, तो इस तरीके से देखो 2 2 2, तो ये भी न्यूमेरिकल में काउंट कर लें आप, डायग्राम का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल में काउंट किया जा सकता है। तो ये आपके 6 मार्क के तो न्यूमेरिकल आ गए। अच्छा, उसके बाद द मैक्सिमम एंड द मिनिमम एम्पलीट्यूड फॉर एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव 10 and 2 वोल्ट रेस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स फिर से न्यूमेरिकल आ गया आपका, ठीक है। तो न्यूमेरिकल जो सेक्शन है वो आपको कहां मिलेगा, सेक्शन बी में मिलेगा। 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल आएंगे। अल्टरनेटिंग करंट का एक न्यूमेरिकल फिक्स है, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक न्यूमेरिकल फिक्स है, मैं बता भी देता हूं, चैप्टर लो। एसी का न्यूमेरिकल आपको मिल जाएगा, है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से आपको मिल जाएगा, है ना। ईएमआई से आपको मिल जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आपको मिल जाएगा, ऑप्टिक्स से आपको मिल जाएगा, और एक आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक से मिल जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक से मिल जाएगा। यहां से आपको न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, ठीक है। 110% यहां से आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। ये थोड़ा सा लीक से हट के आपका जो मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन चैप्टर है, जो सबसे लास्ट चैप्टर है आपका, वहां से आपको ये न्यूमेरिकल मिला है। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स उस चैप्टर में एक ही टाइप का न्यूमेरिकल है ना, 2 मार्क्स में एक ही टाइप का न्यूमेरिकल आएगा। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होगा, तो उसको आपको फॉर्मूला याद रखना है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम माइनस एम्पलीट्यूड मिनिमम डिवाइड बाय एम्पलीट्यूड मैक्सिमम प्लस एम्पलीट्यूड मिनिमम, ठीक है। ये आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है। तो मैक्सिमम और मिनिमम। अच्छा देखो, एम्पलीट्यूड कितना है मॉड्यूलेटेड वेव का, एक तो आपका 10V और एक आपका 2V, है ना। देखो मैक्सिमम कितना है 10, मिनिमम कितना है 2, दे रखा है इसने खुद ने, मैक्सिमम मिनिमम। तो क्या हम इसको डाल के नर्सरी क्लास में आपको सब्ट्रैक्शन एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सिखाते कि नहीं सिखाते, नर्सरी क्लास में सिखाते हैं ये, ठीक है। तो ए मैक्सिमम जो आएगा 10 - 2 डिवाइड बाय 10 + 2, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये सब लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 10/12 आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 2/3, तो यह आएगा 0.66, तो 0.66 और वी कैन से 0.67 इज द करेक्ट आंसर। तो न्यूमेरिकल कितने मार्क्स के आने वाले हैं सोचो, 8 मार्क्स के न्यूमेरिकल आने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है स्मॉल आंसर टाइप, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, वहां पर भी आपको कोई कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन मिल जाए। तो मैक्सिमम 10 मार्क्स न्यूमेरिकल का पोर्शन कितना आएगा, 10 मार्क्स का आएगा। और अब हम बढ़ने वाले हैं डेरिवेशन की ओर। छोटू डेरिवेशन, प्यारे प्यारे डेरिवेशन, देखें कैसे करेंगे, निपटाते हैं। सेक्शन 6 आ गया भाई, कितने क्वेश्चन होंगे इसमें भी, 4, है ना। देखो ए में हमने 20 निपटाए, इसके 4 निपटा दिए, अब अगले 4 निपटाने वाले हैं। सेक्शन 6 डेराइव का मतलब डेरिवेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। डेरिवेशंस ही आते हैं पेपर में, लेकिन अब खुशी की बात यह है हर क्वेश्चन में चॉइस है, 16 से लेके 23 तक हर क्वेश्चन में चॉइस है। ए पार्ट, derive an expression of obtaining comparison of EMF of 2 primary cells with the help of potentiometer, draw necessary circuit diagram। एक तो ये कर लो, चाहे आप ये कर लो। derive expression for obtaining internal resistance of primary cell with the help of potentiometer and draw necessary circuit diagram। तो बेसिकली आपको derive an expression of obtaining comparison of EMF of 2 primary cell, तो आपका जो पोटेंशियोमीटर है वो यही तो 2 काम करता है, EMF कंपेयर कर सकता है या फिर किसी भी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकता है। तो दोनों में से एक डेरिवेशन आप निपटा दो। मेरे को ये पसंद आ रहा है, हालांकि मैं तो दोनों कर सकता हूं, बट मुझे अभी ये पसंद आ रहा है, छोटा है, इजी है। डायग्राम बनाऊंगा, कंसेप्ट लिखूंगा, बाकी की बात आप लिख सकते हो, समझदार है, ठीक है। चलिए, EMF को कंपेयर करना है तो आपको सबसे पहले प्राइमरी सर्किट बनाना पड़ेगा। ऊपर आपने बना लिया प्राइमरी सर्किट, ये इस तरीके से, ये आपका पोटेंशियोमीटर वायर, ये आपका गैल्वेनोमीटर, है ना, और ये आपका एक और गैल्वेनोमीटर के साथ ये आपका E1, ये आपका E2, ठीक। इसको लिख लेते हैं V, ये रियोस्टेट RH, इसको बोलते हैं प्राइमरी सर्किट।
ठीक है। अब यहां पर जो बैटरीज है ना, कई लोग टू वे की के साथ बनाते हैं और आप ऐसा अलग अलग भी बना सकते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेट अस सपोज यहां पर L1 रीडिंग आया, इसके करस्पॉन्डिंग L2 रीडिंग आया, L1 और L2 रीडिंग आया। ठीक है, तो हमें इस तरीके से रीडिंग नोट करना है ताकि गैल्वेनोमीटर में क्या हो, जीरो डिफ्लेक्शन। पहले आपने E1 के साथ किया तो L1 रीडिंग आई। L1 रीडिंग का मतलब गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो जब आप इसको भी आप रीड करेंगे तो यहां पर आपको L1 रीडिंग मिलेगा, इसको भी जब आप रीड करेंगे तो यहां से आपको L2 रीडिंग मिलेगा। और कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ जो लास्ट फाइनल कंसेप्ट आता है, और वो आता है E1 बाई E2 दैट शुड बी इक्वल टू L1 बाई L2। तो डायग्राम मैंने आपके सामने बना दिया है और सबको पता है कि इसको हम कैसे डिराइव करेंगे। सो डेरिवेशन ऑफ कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर इट वुड बी इजियर। तो इसको आप निपटा दें। तो डायग्राम आपने बना दिया। तो सपोज ये जो आपके क्वेश्चंस थे, इनका मार्किंग स्कीम जो था, वो कितना था, एक बार देखते हैं। मार्किंग स्कीम जो था ये था 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे आपके 4 क्वेश्चन हैं, उसके बाद 4 मार्क्स के। तो यहां पर क्वेश्चन में 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया। देखो, एक तो आपको नेसेसरी डायग्राम बनाना है, तो ये 1.5 मार्क का तो डायग्राम हो गया और डेरिवेशन हो गया 1.5 मार्क का। ठीक है, जिसमें से आपने जो फाइनल कंक्लूजन है ये आपका हाफ मार्क का हो जाएगा। तो अब आपको केवल और केवल ये लिखकर ये बताना है कि गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन, और किस तरीके से E1 को आप, है ना, E1 को आप अपन यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई कर, ठीक है, E1 को 5 इंटू L1 लिखते हैं, E2 को 5 इंटू L2 लिखते हैं, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाता है। वो शो करते हुए आपको फाइनल एक्सप्रेशन ये लिखना है, और ये पूरे मिल गए आपको 3 मार्क्स। तो डेरिवेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपका हो गया इजियर वाला, इसमें आपको चॉइस मिलेगी। आपको अगर ये करना है तो इसको भी कर लें, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए 70th क्वेश्चन, अगेन 3 मार्क्स का। व्हाट इज सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, ड्रॉ लेबल्ड डायग्राम, ओके, एंड शो द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन, है ना। तो आई जो है वो थीटा के प्रोपोर्शनल है, इसको शो करना है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है, उसका डेफिनेशन लिखना है। तो ये आपका हाफ मार्क का हो जाएगा। जो डायग्राम है वो आपका 1.5 मार्क का हो जाएगा। तो ये आपका 1.5 मार्क का डायग्राम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। यहां पर अपन इस तरीके से मैग्नेटिक पोल के बीच में लूप को रखते हैं। वो लूप एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है ना, और उससे एक स्प्रिंग जुड़ा रहता है इस तरीके से। ये जो आपका कॉइल है ये नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक पोल के बीच में रखा हुआ है, और यहां पर एक स्प्रिंग जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर आपका टॉर्क मिलेगा और उसको रिस्टोर कौन करेगा, ये स्प्रिंग करता है। तो आगे का डेरिवेशन अपन करने वाले हैं। तो डायग्राम आपको साफ साफ सामने दिख रहा है। तो केवल और केवल आप दिस एंड दिस, अगर आप ये 2 ही बना देते हैं तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। डायग्राम इज वेरी वेरी इजी। अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन क्या है, क्या काम आता है। अ गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट करंट इन द सर्किट। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, प्रेजेंस, कि भैया करंट है कि नहीं है। गैल्वेनोमीटर अगर डिफ्लेक्ट कर जाता है तो अपन बोल देते हैं करंट है, नहीं करता तो अपन बोलते हैं करंट नहीं है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में अगर बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉइल। रेक्टेंगुलर कॉइल होती है जो कि मैग्नेटिक पोल के बीच में रखी जाती है, और जो आपके कॉइल है उसको आप नॉन कंडक्टिंग मटेरियल पर वाउंड करके रखते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉइल वाउंड ऑन नॉन कंडक्टिंग मेटालिक फ्रेम एंड इज सस्पेंडेड बाय phosphor bronze strip between the poles pieces north and south of a strong permanent magnet। तो ये आपका जो कॉइल है, ये जो आपका कॉइल है वो परमानेंट मैग्नेट के जो 2 पोल्स है नॉर्थ और साउथ उसके बीच में रखा जाता है। ठीक है, इट इज द कंस्ट्रक्शन। काम क्या है इसका, टू फाइंड द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। अच्छा, अब आपको यहां पर शो क्या करना था, अब आपको शो करना है प्रूव दैट द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन इन द कॉइल। ठीक, तो यहां पर जो आपका स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग लगा हुआ है, तो उसके लिए आपने डिफाइन कर लिया है रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगल या पर यूनिट डिफ्लेक्शन। ये है आपका रिस्टोरिंग कांस्टेंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन। ठीक है, डिफ्लेक्शन।
सो लेट अस सपोज अगर थीटा डिफ्लेक्ट करता है, कितना डिफ्लेक्ट करता है गैल्वेनोमीटर, थीटा डिफ्लेक्ट करता है, लेट अस सपोज थीटा डिफ्लेक्ट करता है, जो पॉइंटर है आपका गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है, ये जो पॉइंटर है ये कितना डिफ्लेक्ट करता है, थीटा डिफ्लेक्ट करता है। तो रिस्टोरिंग कांस्टेंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन, तो जो आपका स्प्रिंग है वो यहां पर कितना रिस्टोरिंग टॉर्क देगा, तो रिस्टोरिंग टॉर्क हो जाएगा यहां पर, रिस्टोरिंग टॉर्क हो जाएगा के थीटा, क्या हो जाएगा के थीटा। ठीक, अब क्योंकि ये आपका कॉइल रखा हुआ था, क्योंकि ये आपका कॉइल रखा हुआ था मैग्नेट के बीच में, तो एक यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इसका जो वैल्यू है, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यहां पर होता है। कैसा मैग्नेटिक फील्ड होता है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। मैं आपको केवल और केवल कोर पार्ट बता रहा हूं, किस तरीके से मार्किंग डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, डायग्राम के कितने मार्क्स होंगे, डेफिनेशन जो मैग्नेटिक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का है वो कितने मार्क्स का होगा। अब क्या कोर कंसेप्ट है यहां पर, कैसे आपको आई और थीटा को प्रोपोर्शनलिटी में लेके आना है, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहां पर बीच में कॉइल है, ठीक है। तो रिस्टोरिंग टॉर्क कौन दे रहा है, स्प्रिंग। टॉर्क किसकी वजह से आया, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आया। अब सुनेंगे टॉर्क कितना होगा। टॉर्क जो होता है, टॉर्क दैट इज इक्वल्स टू एम क्रॉस बी, मैग्नेटिक मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड, और क्रॉस प्रोडक्ट है दोनों का। तो इसको जगह अब अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो ये कितना आएगा, एम इंटू बी इंटू साइन थीटा आएगा। तो ये आपका आएगा टॉर्क, ये आएगा टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो आ रहा है आपका टॉर्क, और ये आएगा आपका रिस्टोरिंग टॉर्क। तो जहां पर रीडिंग आएगी वहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू एंटी टॉर्क ऑफ स्प्रिंग। तो टॉर्क कितना आया, m इंटू बी इंटू साइन थीटा दैट इज इक्वल्स टू के थीटा। ये जो आपका साइन थीटा मतलब एंगल बिटवीन m एंड b, तो m जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट है और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो परपेंडिकुलर होता है यहां पर, तो इसकी वजह से ये आ जाएगा m इंटू बी दैट इज इक्वल्स टू के थीटा। m जो है वो आपका मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज इक्वल्स टू ईना, क्या होगा ईना, वेर I इज करंट, N इज नंबर ऑफ टर्न्स, A इज एरिया। तो इसको मैं लिख सकता हूं INA इंटू बी दैट इज इक्वल्स टू के थीटा। तो यहां से जो करंट आएगा I वो कितना हो जाएगा के थीटा बाई NAB। तो देखो यहां से I जो है वो किसके प्रोपोर्शनल आ गया, थीटा के। थीटा इज द डिफ्लेक्शन। तो ये आपको शो करना था, ठीक है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक टॉर्क मिलता है दैट इज रिस्टोर्ड या बैलेंस्ड बाय स्प्रिंग। तो m क्रॉस b दैट शुड बी इक्वल टू के थीटा, दैट्स इट, ठीक है। करंट सेंसिटिविटी वो आपसे पूछ सकता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी वो आपसे पूछ सकता है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में आप करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी भी निकाल लें तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। करंट सेंसिटिविटी की अगर मैं बात करूं तो करंट सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा, थीटा बाई आई हो जाएगा, थीटा बाई आई। तो वो हो जाएगा NAB बाई के, और वोल्टेज सेंसिटिविटी हो जाएगा वो हो जाएगा थीटा बाई वी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको I इज प्रोपोर्शनल टू थीटा भी सॉल्व करना है, क्योंकि आप मॉडल पेपर कर रहे हो, कोई भी आप पेपर सॉल्व करते हो तो उसके आजू बाजू भी आपको जाना है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अरे बोलो आया कि नहीं आया, चमका कि नहीं चमका, बिल्कुल अच्छी बात, अति उत्तम, वाह वाह। आगे बढ़ेंगे और इसका जो आपका 17वें क्वेश्चन का जो बी पार्ट था दैट इज फॉर हेल्महोल्ट्ज कॉइल। हेल्महोल्ट्ज कॉइल क्या होता है, इसका डायग्राम बनाना है। तो ये रहा आपका डायग्राम, इट इज यूज्ड टू क्रिएट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने एक पार्ट कर दिया है, आप चाहे इसको भी कर दें, आप चाहे कोई भी पार्ट को कर दें, तो दो में से एक पार्ट करना है। जो आपको आता है उसको करें, जहां पर आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस लगता है उसको करें। तो इसके लिए भी मैंने लिख दिया है कि हेल्महोल्ट्ज कॉइल इज डिवाइस टू प्रोड्यूसिंग अ रीजन ऑफ नियरली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए काम आता है। डायग्राम आप इसका बना सकते हैं। दोनों में करंट एक डायरेक्शन में फ्लो होगा, दोनों में जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा वो एक डायरेक्शन में फ्लो होगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए काम आता है। तो बहुत सारी बातें हैं। और उसके बाद में आपको एक डेरिवेशन करना था हेल्महोल्ट्ज कॉइल का, जो सेंटर पर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट इज 1.432 टाइम्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द
सेंटर ऑफ द ईच कॉइल, तो इसको भी आप अलग से डिराइव कर सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। तो हेल्महोल्ट्ज कॉइल इंपॉर्टेंट है, इसलिए लेके आया मैं हर क्वेश्चन, ताकि हो सकता है कि आपके पेपर में भी यहां से कोई क्वेश्चन फंस जाए तो आपके दिमाग में रहे कि नहीं यार इसको तो मुझे पढ़ के जाना है। ये कंसेप्ट जो एसपी सर ने मुझे बताए हैं, जो मैंने ये वीडियो देखा है, मेरा टाइम दिया है, तो इसमें मैं पूरा का पूरा कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, कितना जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन पढ़ते दिमाग में क्या आना चाहिए, वो सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आ जाइए भैया 18th और 19th। 18th और 19th में आप देखें तो 18th आपका कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन अप्रोच आपको देख रहा है। देखो, फॉर टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड इज 2:1, फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी ऑफ वाइब्रेशंस विद इन द इंटरफेरिंग रीजन। अच्छा, एम्पलीट्यूड कितना मैक्सिमम और मिनिमम होगा, है ना, और इंटेंसिटीज का मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो आपको निकालना है। तो ये भी अपन कर सकते हैं। और सेकंड है इन एन एक्सपेरिमेंट द इंटरफेरेंस इन एन एक्सपेरिमेंट फॉर इंटरफेरेंस टू सोर्स ऑफ इंटेंसिटी I and 4I, find out the intensities at those point where the phase difference between the waves from two sources interfering each other is 0 and π/2। फेज डिफरेंस दे रखा है, दोनों आसान है तो कोई भी निपटा सकते हैं। चलो, क्योंकि ये न्यूमेरिकल है मैं दोनों को करके बता देता हूं आपको, ठीक है, न्यूमेरिकल है दोनों को करके बताता हूं। ये भी आपका दोनों लगभग सेम जैसा न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो 2-2 मार्क्स के न्यूमेरिकल आए थे आपके, एक डायग्राम वाला क्वेश्चन था, तो 8 मार्क्स तो वो हो गए, 8 मार्क्स तो वो हो गए। और देखो 3 मार्क्स ये और 3 मार्क्स ये, 3 मार्क्स ये और 3 मार्क्स ये, तो ये कितने हो गए आपके 8 और 6, 14 मार्क्स के न्यूमेरिकल हो गए, ठीक है। तो जो आपका 3 मार्क का सेक्शन है वहां पर भी न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। अब 14 से ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आएगा, हमेशा ध्यान रखें। ये जो आपका न्यूमेरिकल जो पोर्शन है ये कहां से कहां तक वेरी करेगा, मैंने बोला है 8 मार्क्स से लेके 14 मार्क्स तक ही अब वेरी करेगा, इससे ज्यादा नहीं आएंगे न्यूमेरिकल। 2-2 मार्क्स के आपके पहले 3 न्यूमेरिकल आ गए, यहां पर एक 2 न्यूमेरिकल और आ गए। बहुत आसान न्यूमेरिकल है और हमेशा याद रखें न्यूमेरिकल आते ही खुश हो जाएं, क्योंकि आपको पता है मैथमेटिकल अप्रोच है, नंबर ही नहीं काट सकता एग्जामिनर, आपके नंबर काट ही नहीं सकता। आपने आंसर ही सही किया है, आपने फॉर्मूला सही लगाया है, आपने यूनिट सही लिखी है, तो आपके नंबर कभी नहीं काटेगा। ये आपको हेल्प करता है मैक्सिमम स्कोर करने के लिए। तो यहां पर जो क्वेश्चन है फॉर टू वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी, आपको एम्पलीट्यूड का रेशियो दे रखा है। अब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशियो निकालेंगे। सबसे पहले पहला पार्ट कर लेते हैं इसका। तो देखो I इज प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, दैट वी नो। तो 2:1 एम्पलीट्यूड का जो रेशियो दे रखा है दैट इज 2:1, है ना। तो एक को मान लेता हूं मैं 2A, एक को मान लेता हूं A। तो A मैक्सिमम कितना होगा, A मैक्सिमम कितना होगा, दोनों को ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 3A। A मिनिमम क्या होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 2A - A करोगे तो ये आ जाएगा A, 2A - A करोगे तो ये आ जाएगा A। तो A मैक्सिमम बाई A मिनिमम कितना हो जाएगा, A मैक्सिमम बाई A मिनिमम कितना हो जाएगा, तो 3A डिवाइड बाई A दैट इज इक्वल्स टू 3। A मैक्सिमम बाई A मिनिमम, खत्म। इंटेंसिटी का भी रेशियो चाहिए। अच्छा, तो अब इंटेंसिटी मैक्सिमम कितना होता है, देखो A मैक्सिमम होता है आपका, फॉर्मूला याद रखें, A मैक्सिमम होता है A1 + A2, A मिनिमम होता है A1 - A2। अब ऐसे इंटेंसिटी मैक्सिमम की अगर बात करें, है ना, इंटेंसिटी मैक्सिमम की अगर बात करें तो दैट इज इक्वल्स टू I1 √I1 I2 का होल स्क्वायर, ठीक है, √I1 + I2 का होल स्क्वायर, दैट इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी I max। और I मिनिमम जो होता है दैट इज इक्वल्स टू √I1 + √I2 इसका होल स्क्वायर। सॉरी, मिनिमम में माइनस आ जाएगा, माइनस √I1 + I2 का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा मैक्सिमम इंटेंसिटी, और √I1 - I2 का होल स्क्वायर दैट इज मिनिमम इंटेंसिटी। तो अगर आपके पास इंटेंसिटी निकालना है, एम्पलीट्यूड से अगर इंटेंसिटी निकालना है, तो देखो अगर एम्पलीट्यूड का रेशियो आपको दे रखा है, दिस इज द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड, तो इंटेंसिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इंटेंसिटी का रेशियो हो जाएगा 4:1, मतलब एक अगर 4I है तो दूसरी कितनी हो जाएगी, I हो जाएगी। तो मैक्सिमम कितना आएगा, देखो 4I का रूट तो यह आएगा 2I + I का रूट, है ना, ये यहां पर एक सेकेंड, यह आएगा 2√I प्लस यह आ जाएगा √I इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय मिनिमम कितना है 2√I - √I का स्क्वायर। तो ऊपर आ जाएगा आपका 2√I और √I 3√I इसका स्क्वायर, तो यह आएगा 9I। नीचे आ जाएगा आपका I
तो आंसर आ गया आपका 9:1। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। देखो ए मैक्सिमम कितना आया 3a, ए मिनिमम कितना आया a, क्योंकि जो i होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, तो i मैक्सिमम जो होगा वो क्या हो जाएगा 3a का स्क्वायर, और i मिनिमम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, तो भी 9:1 आ जाएगा। हर तरीके से आप आंसर मैच कर लें, फॉर्मूला याद होना चाहिए। a मैक्सिमम इज व्हाट a1 प्लस a2, a मिनिमम इज व्हाट a1 माइनस a2, ठीक है। i मैक्सिमम इज व्हाट अंडर रूट ऑफ i1 प्लस अंडर रूट ऑफ i2 का होल स्क्वायर, i मिनिमम इज व्हाट अंडर रूट ऑफ i1 माइनस अंडर रूट ऑफ i2 का होल स्क्वायर, करेक्ट। और i इज प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। तो अगर आपको एम्पलीट्यूड का रेशियो गिवन है तो आप इंटेंसिटी का रेशियो भी निकाल सकते हो स्क्वायर करके। ये आपका हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है, इन एन एक्सपेरिमेंट फॉर इंटरफेरेंस ऑफ सोर्सेज, एक इंटेंसिटी दे रखी है इतनी, एक इंटेंसिटी दे रखी है इतनी, तो नेट कितना आएगा, फेज डिफरेंस दे रखा है 0 और π/2। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है सुनेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, आई नेट जो होगा, आई नेट वो क्या होगा i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ i1 i2 2 अंडर रूट ऑफ i1 i2 cos फाई, और ये फाई क्या है आपका फेज एंगल, क्या है फेज एंगल। तो एक आपको दे रखी है 4i और एक आपको दे रखी है i, है ना, एक आपको दे रखी है i और एक 4i, बेसिकली एक i और एक 4i, है ना, i और एक 4i। फेज डिफरेंस आपको दे रखा है पहले में 0, पहले में 0, तो cos 0 आप डाल देंगे यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 4i प्लस i प्लस 2, यहां पर हो जाएगा 4i इंटू i, cos 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आई नेट कितना आया, ये देखो 5i प्लस ये कितना आएगा आपका 4i, तो ये आ गया आपका 9i, ठीक है। तो आई नेट कितना आ गया 9i, कब, जब आपका फाई कितना था 0 था, जब आपका फाई कितना था 0 था। सेकेंड केस में आपको दे रखा है फाई इज इक्वल्स टू 90, क्या दे रखा है फाई इज इक्वल्स टू 90 दे रखा है π/2। तो π/2 के लिए अपन क्या करेंगे, यहां पर जब आप cos π/2 डाल दोगे तो कितना हो जाएगा, देखो cos π/2 कितना होता है 0 होता है, cos 90 0, तो आई नेट कितना आता, जब आपका फाई कितना है π/2 है, तो ये कितना होगा 4i प्लस i प्लस ये आपका जो टर्म है ना पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि cos π/2 0, तो ये आपका आ गया 0। तो इस बार जो आपका आई नेट आएगा, इस बार जो आपका आई नेट आएगा दैट इज इक्वल्स टू 5i, कितना आएगा 5i, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब यहां पर भी आपके दो पार्ट हैं, दोनों एक जैसे हैं, तो इस बार मैं आपको एक करवाऊंगा, दूसरा आप खुद से कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। फॉर हाइड्रोजन एटम द वेवलेंथ फॉर सेकेंड लाइन इन बामर सीरीज, सेकेंड लाइन इन बामर सीरीज इज 4861 एंगस्ट्रम, फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ फोर्थ लाइन ऑफ दिस सीरीज इज। अब देखो ये फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज, ये क्या होता है इसको समझेंगे, ठीक है। फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज और ये सब क्या होता है इसको समझेंगे। तो हाइड्रोजन जो आपका, हाइड्रोजन जो स्पेक्ट्रम है उसमें इस तरीके से लाइमन, बामर, पास्चन, है ना, ऐसे चलता रहेगा, लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट, ठीक है, इस तरीके से चलता रहेगा। तो ये आपका n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 4। कंसेप्ट समझें, मैं पहले ही बोल चुका हूं, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्विंग के साथ साथ किस तरीके से अप्रोच रखना है, आइड साइड की बातें क्या है, इससे रिलेट करने वाले कंसेप्ट्स क्या है, कोर पार्ट क्या है, जो आपके सोल तक जाए, आपकी आत्मा तक जाए, तब आपको रियलाइज हो कि नहीं यार ये मैंने वीडियो देखा, एसपी सर का मैंने वीडियो देखा, मेरे को पेपर करने का पैटर्न का एक आइडिया मिल गया, किस कॉन्फिडेंस के साथ मुझे करना है, मुझे डेरिवेशंस भी याद रखने हैं, ताकि अगर मेरे पास फॉर्मूला नहीं हो तो मैं उसको हाथों हाथ डिराइव कर लूं। तो यहां पर समझे n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल टू 3, तो लाइमन हो गया 1 2 3 4, इस तरह चलता रहेगा। अब बामर का फर्स्ट लाइन का मतलब क्या होगा, देखो ये आपका बामर है, मतलब n इज इक्वल्स टू 2, बामर का फर्स्ट लाइन का मतलब 3 से 2 में, बामर की फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है, बामर फर्स्ट लाइन, इसका मतलब क्या होगा 3 से 1, क्या होगा 3 से 1, सॉरी 3 से 2, बामर है 2,
उसके बाद अगर बोले बामर का सेकेंड लाइन क्या होगा, तो वो क्या हो जाएगा, बामर का सेकेंड लाइन आएगा 4 से 2, मतलब फाइनली आपको 2 में ही आना है, फाइनली आपको 2 में ही आना है, तो ये हो जाएगा 4 से 2। बामर का थर्ड लाइन क्या होगा बोलो, अब समझ में आ गया होगा। बामर का थर्ड लाइन क्या होगा, 5 से 2। बामर का फोर्थ लाइन क्या होगा, 6 से 2। ऐसा अगर मैं बोलता लाइमन का फर्स्ट लाइन, लाइमन का फर्स्ट लाइन का मतलब लाइमन यहां पर है, मतलब 2 से 1। लाइमन का सेकंड लाइन का मतलब 3 से 1। लाइमन का थर्ड लाइन का मतलब 4 से 1, है ना। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। अब देखें क्वेश्चन, अब कंसेप्ट समझेंगे। कंसेप्ट समझ लिए, अब क्वेश्चन देखेंगे। फॉर हाइड्रोजन एटम वेवलेंथ फॉर सेकेंड लाइन इन बामर सीरीज, वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइन इन बामर सीरीज कितना है, 4861। 4861। फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ फोर्थ लाइन। फोर्थ लाइन चाहिए अपन, तो सेकंड का आपको दे रखा है, फोर्थ का चाहिए, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए 1/λ, 1/λ दैट इज इक्वल्स टू RZ² 1/N1² माइनस 1/N2², है ना। तो लैम्डा कितना है, 4861। लैम्डा कितना है, 4861। 4861 एंगस्ट्रम में, तो एंगस्ट्रम में आपका फाइनल आंसर आएगा 4861। तो पहले केस में लिख दिया मैंने 1/4861 एंगस्ट्रम में है, ये लिख देंगे R। Z क्या है, एटॉमिक नंबर, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए अपन काम करें तो Z कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसको आप 1 लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर। ये आपका सेकंड लाइन का मतलब, देखो सेकंड लाइन का मतलब कहां से आ रहा है, पहली लाइन आती 3 से 2, सेकंड लाइन आएगी 4 से 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। अब फोर्थ लाइन का लैम्डा आपको चाहिए, ये लैम्डा आपको चाहिए, अननोन है, इसको लिख दिया मैंने RZ², क्योंकि हाइड्रोजन एटम की बात हो रही तो Z कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, Z = 1 एटॉमिक नंबर। अब फोर्थ लाइन की बात अगर हो रही है तो देखो ये फर्स्ट लाइन मतलब 3 से 2, सेकेंड लाइन 4 से 2, थर्ड लाइन 5 से 2, फोर्थ लाइन 6 से 2, तो यह आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/6 का स्क्वायर। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 और ये आपका इक्वेशन नंबर 2। डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो ये क्या मिलेगा, देखो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, λ/4861, λ/4861 एंगस्ट्रम में आपका आंसर आएगा फाइनल। ये कितना आ रहा है, 1/4 माइनस 1/16, 1/4 माइनस 1/16, और नीचे कितना आ रहा है, 1/4 माइनस 1/36, 1/36। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, लैम्डा डिवाइड बाय 4861, यहां पर एलसीएम आ जाएगा 16, कितना आएगा एलसीएम, 16, है ना, यहां पर एलसीएम आएगा 16, सो 4 4 जा 4 माइनस 1, ऊपर आएगा 3, यहां पर एलसीएम आ गया 36, 9 माइनस 1 8, ओके, तो यह आएगा आपका 3/16, यह आ जाएगा आपका 8/36, 8/36। तो लैम्डा डिवाइड बाई 4861 दैट शुड बी इक्वल टू 3/16 मल्टीप्लाई बाय 36/8, ओके, 36/8। फिर से देख लें कैलकुलेशन को, यहां पर एलसीएम कितना आएगा, 36 आएगा, 9 माइनस 1 8/36, और ऊपर आएगा 3/16। तो सॉल्व करेंगे तो लैम्डा कितना आ रहा है, लैम्डा कितना आ रहा है, बहुत आसान है, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 2 जा, और ये आएगा 4 9 जा, ठीक है। तो दिस इज इक्वल्स टू 27 डिवाइड बाई 32 मल्टीप्लाई बाय 4861, और आपका आंसर किस में आएगा, एंगस्ट्रम में आएगा, आपका आंसर किस में आएगा, एंगस्ट्रम में आएगा, ठीक है। तो यहां से आप देख पा रहे होंगे कि जो लैम्डा आएगा, देखो ये जो आपका कोफिशिएंट है 27/32, इट इज लेस देन 1, तो ये आपका इससे कम आएगा, 4861 से कम आएगा। तो आप यहीं पर आंसर छोड़ सकते हो, आप यहीं पे आंसर छोड़ सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अदरवाइज इट इज अप्रोक्सीमेटली जो ये आंसर आएगा, ये कितना आएगा, 4101 के अप्रोक्सी आने वाला है, ठीक है, 4101 पॉइंट समथिंग एंगस्ट्रम के अप्रोक्सी आने वाला है। सो दिस इज योर लैम्डा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आप इसको यहां पर भी छोड़ सकते हैं, दिस इज करेक्ट,
लेकिन हो सकता है कि वो आपके 0.5 मार्क्स काट ले इस स्टेप के, तो आप इसको पूरा सॉल्व करके ही लिखें, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नॉर्मली आप मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो यहां पर हार्डली आपको ये आपका 1 या 1.5 मिनट लेगा। इस अगर मल्टीप्लाई को अगर आप करते हैं इजीली तो 1 मिनट आपको एक्स्ट्रा लेगा, लेकिन इससे आपका 0.5 मार्क का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमारे लिए छोटे छोटे मार्क्स बहुत कीमती हैं, क्योंकि हमारा टारगेट ये नहीं है कि हम 100 में से 80 लेके आए, 100 में से 85 लेके आए, हमारा टारगेट 100 में से 100 है, इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका बहुत इजी सा क्वेश्चन था, 1/λ का फॉर्मूला याद रखेंगे आगे से, और लाइमन का फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन क्या होता है, बामर का फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन क्या होता है, और दिस इज द फॉर्मूला 1/λ इज इक्वल्स टू RZ² 1/n1² माइनस 1/n2², ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे, ठीक है। तो 19 क्वेश्चन निपटा दिया, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए अब आगे का जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है भाई, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ प्रैक्टिकल अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्टेन द कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, उसको एक्सप्लेन करना है। और ड्रॉ द सर्किट डायग्राम फॉर प्रैक्टिकल अरेंजमेंट फॉर ऑब्टेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में आपको पीएन जंक्शन डायोड में ड्रॉ एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो कैसे आपको डायग्राम बनाना है सुनेंगे ध्यान से। पीएन डायोड वाला कर रहा हूं, आप दोनों में से वो कर लें जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं। मैं आपको यहां पर ये करके बता रहा हूं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि कैसे इसको करना है। बाकी अपन दोनों भी कर सकते हैं, बट टाइम की वजह से अपन केवल ये वाला कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, पीएन डायोड को फॉरवर्ड बायस में अगर अपन बात करें, तो पीएन डायोड को फॉरवर्ड बायस में अगर अपन बात करें तो ये आपका बैटरी हो जाएगा, ऐसा बैटरी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा यहां पर ऐसे, ठीक। और यहां पर आप डायोड बना लें, तो ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, तो आप इसको पी टाइप से जोड़ दें, पी जंक्शन से पॉजिटिव पी के साथ और नेगेटिव इसके साथ, है ना, नेगेटिव इसके नेगेटिव एंड के साथ। उसके बाद इसके पैरेलल में आप एक वोल्टमीटर लगा लें और इसके सीरीज में आप एक मिली एम्पियर लगा लें, मिली एम्पियर, ठीक है, मिली एम्पियर, मिली एम्पियर का अमीटर लगा लें। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ फॉरवर्ड बायस पीएन डायोड, ठीक है, फॉरवर्ड बायस ऑफ पीएन डायोड। प्लस को प्लस के साथ जोड़ना है, माइनस को माइनस के साथ जोड़ना है, ठीक है। बैटरी का पॉजिटिव इसके प्लस के साथ, बैटरी का नेगेटिव इसके नेगेटिव के साथ, ये एन जंक्शन। वोल्टमीटर इसके पैरेलल में लगा देंगे, मिली एमीटर इसके सीरीज में लगा देंगे, ठीक है। इसको आप ऐसा भी बना दें तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कई स्टूडेंट ऐसा भी बोलते हैं, सर क्या मैं ऐसा बना सकता हूँ क्या, ये आपका बैटरी ये प्लस ये माइनस, सर ऐसा बना सकता हूँ क्या, यहाँ पर सर मैंने वोल्टमीटर लगा दिया, यहाँ पर मैंने मिली अमीटर लगा दिया, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। प्लस को आपको पी से जोड़ना है, इसको आपको एन से जोड़ना है, दैट इज फॉरवर्ड बायस, ठीक है। अब रिवर्स की बात करें तो रिवर्स में क्या होगा, ऐसा डायग्राम, बस केवल और केवल इसमें आप इसको उल्टा कर दें, इसमें आप इसको उल्टा कर दें, रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ये आपका बैटरी, ये आपका डायोड, ओके, पीएन डायोड, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव, इस तरीके से। वोल्टमीटर आप इसके पैरेलल में जोड़ेंगे और माइक्रो अमीटर सॉरी मिली अमीटर आप इसके सीरीज में जोड़ेंगे, और ये, और साथ में यहाँ पर रेजिस्टेंस, ठीक है, साथ में आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस, ठीक है, इस तरीके से। ये रियोस्टेट है, मतलब आप इसको वेरी भी करवा सकते हो, ठीक है, ये रेजिस्टेंस। तो इस बार जो आपका प्लस है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, एन के साथ जुड़ा हुआ है, और माइनस जो है आपका वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, पी के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो प्लस इसके एन जंक्शन के साथ, नेगेटिव उसके पी के साथ, तो इसको अपन बोलेंगे रिवर्स बायस। क्या बोलेंगे, रिवर्स बायस। इसके अगर डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो डायग्राम इसका क्या होगा,
अगर इसको छोटू डायग्राम बनाना है आपको तो आप ऐसा भी बना सकते थे। ये आपका बैटरी, तो प्लस ये माइनस, इस बार आपका ये N जो होगा वो प्लस से जुड़ेगा और ये P जो होगा वो आपका माइनस से जुड़ेगा। इसके साथ में आप एक वोल्ट मीटर लगा लें और इसमें आप एक मिली अमीटर या फिर अमीटर लगा लें, क्योंकि आपका माइक्रो में, रिवर्स बायस में एक्चुअली माइक्रो एम्पियर में करंट आता है, तो माइक्रोमीटर भी आप लिख सकते हैं, तो आप अमीटर लिख लें। यहाँ पर करंट आपका, यहाँ पर ध्यान देंगे, माइक्रो एम्पियर में आएगा। करंट आपका किस में आएगा? माइक्रो एम्पियर में आएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको सीरीज में जोड़ना है अमीटर, पैरेलल में जोड़ना है वोल्ट मीटर। इस तरीके से फॉरवर्ड बायस में पॉजिटिव P के साथ, नेगेटिव N के साथ। रिवर्स बायस में पॉजिटिव N के साथ और नेगेटिव P के साथ। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व की अगर मैं बात करूं तो दोनों को कंबाइन बना देता हूं मैं, अलग अलग आप बना सकते हैं। तो फॉरवर्ड बायस में जो आपको करंट मिलेगा इस तरीके से मिली एम्पियर में मिलेगा और आपका ये वोल्टेज, ठीक है, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक कर्व होगा। और रिवर्स बायस की अगर बात करें, बच्चे को पता है, सबसे पहला ही क्वेश्चन यही आता है सेमीकंडक्टर में। रिवर्स बायस में जो आपको आई आपको मिलेगी माइक्रो एम्पियर में। ठीक है, तो पहले तो बहुत स्लोली राइज करेगा और अचानक से ब्रेकडाउन आ जाएगा, उसके बाद बहुत तेज राइज करेगा। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक कर्व और यहां पर होता है वोल्टेज, यहां पर होता है वोल्टेज। क्लियर? सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में, ये आपका फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस, और ये आपका रिवर्स बायस। तो ये आप खुद इजीली बता सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब आपका फॉरवर्ड बायस में रहेगा तो कनेक्शन कैसा होगा, है ना, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कौन जुड़ता है, नेगेटिव से कौन जुड़ता है, वो सब आप इसकी थ्योरी में लिख सकते हैं। और उसके बाद इस कैरेक्टरिस्टिक कर्व को आप एक्सप्लेन करें कि यहाँ पर मिली एम्पियर में करंट आता है, वोल्टेज को जब मैं बढ़ाता हूँ तो धीरे धीरे जब बढ़ाऊंगा तो करंट भी धीरे धीरे बढ़ेगी और उसके बाद एक्सपोनेंशियली बढ़ती जाएगी। जबकि रिवर्स बायस में क्या होता है, जब मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा तब करंट जो है आपकी स्लाइटली इंक्रीज होती है, फिर एक किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पर करंट का ब्रेकडाउन आ जाता है, करंट बहुत जल्दी बढ़ने लगती है। सो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ रिवर्स बायस। ठीक है, ये रिवर्स बायस का है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे। राइट एन एक्सप्रेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कंडक्टर रॉड रोटेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और इसका डायग्राम भी बनाना है। या फिर आप LR सर्किट इज कनेक्टेड टू एन AC सोर्स के साथ जुड़ा हुआ है LR। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर इम्पिडेंस यूजिंग फेजर डायग्राम एंड ड्रॉ द नेसेसरी फेजर डायग्राम ऑफ दिस सर्किट। दोनों ही ईजी है, दोनों कर सकते हैं, लेकिन मैं एक करूंगा यहां पर, मैं इसको लिख लेता हूं। ठीक है, इसका क्या आंसर आएगा? 21 को देखते हैं, 21 को देखेंगे। 21 क्या है? अगर एक रॉड घूम रही है, अगर एक रॉड घूमती है, 21 जो है, अगर एक रॉड घूमती है इस तरीके से, करेक्ट, अगर इसका लेंथ L है, अगर ये ओमेगा से घूमती है, अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसके परपेंडिकुलर है B, तो जो आपका EMF आएगा, EMF जो आएगा, इसका फॉर्मूला आपको लिखना है। डेरिवेशन नहीं मांगा था, केवल और केवल फॉर्मूला मांगा है, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। अगर आप चाहें तो जैसा बैटरी यहां पर इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन भी आप शो कर दें तो भी अच्छी बात हो जाएगी। तो उसके लिए आप क्या कर देंगे, क्योंकि देखो ये ऐसे घूम रहा है तो वेलोसिटीज इधर होंगी, तो V क्रॉस B करेंगे, V क्रॉस B, तो थंब आपको क्या देगा? बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। एक और कंसेप्ट बता रहा हूं, V क्रॉस B जब आप करेंगे तो थंब आपको क्या देता है? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। सभी 2.0 के बच्चे, मेरे चिंकू पिंकू बच्चों, सबको पता है, क्लास में बिल्कुल जलवे किए थे अपन ने इस डेरिवेशन में, याद है कि नहीं है? बिल्कुल जलवे किए थे। तो V क्रॉस B थंब पॉजिटिव टर्मिनल को दिखाता है। ठीक है, तो यहां पर जो बैटरी लगेगा, अगर वो ऐसे घूमता है तो एक ऐसा बैटरी लग जाएगा, पॉजिटिव इसका इधर आएगा, नेगेटिव इसका इधर आएगा। अगर ये ऐसे घूमता है और B अंदर की तरफ होता है तो कितना होगा? EMF हाफ B ओमेगा L स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये है आपका 21th क्वेश्चन का आंसर, 21th क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है, इसको भी आप डायरेक्टली जैसे फेजर डायग्राम की अगर बात करें तो बना सकते हैं।
LR सर्किट इज कनेक्टेड टू एन AC सोर्स, क्योंकि ये न्यूमेरिकल है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। LR सर्किट इज कनेक्टेड टू एन AC सोर्स, V0 sin omega t, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर इंपेडेंस यूजिंग फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम को बनाना है LR सर्किट में, और इसका इंपेडेंस कितना होता है वो बताना है। तो LR सर्किट की अगर अपन बात करें तो एक तो आपका ये L, एक आपका R और आपका एक AC सोर्स। तो जो फेजर डायग्राम बनेगा इसमें देखो करंट आपकी इधर होगी, वोल्टेज अक्रॉस R आपका इधर होगा और वोल्टेज अक्रॉस L आपका ऊपर होगा। तो जो फेजर डायग्राम बनेगा तो VL ऊपर होगा, VR इधर होगा, I इधर होगा, तो V नेट आपका इधर कहीं आएगा, V नेट। ये तो आपका आ गया फेजर डायग्राम। Z की अगर बात करें, इंपिडेंस की बात करें, तो दैट इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, XL का स्क्वायर, क्योंकि XL माइनस XC का होल स्क्वायर होता है, XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यहाँ पर कैपेसिटर तो है नहीं, तो XC वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो XL का स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस इज योर इंपिडेंस। तो Z को लिखा जा सकता है अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर। ये आपका इंपिडेंस हो गया, ये आपका फेजर डायग्राम हो गया। अगर मुझे इस फाई को निकालना है, ये भी आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। सुनेंगे tan फाई अगर देखें तो यहाँ पर है आपका VL, यहाँ पर है आपका VR, ये आपका आ रहा है V नेट। तो अगर आपको tan फाई निकालना है तो tan फाई कितना हो जाएगा, देखो tan फाई ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो जाएगा VL बाई VR, और इसको लिख सकते हैं VL को IRMS इंटू XL, IRMS इंटू R, तो ये आएगा XL बाई R। तो tan फाई आ जाएगा यहाँ पर XL बाई R। और जो वोल्टेज है वो आगे है करंट से, वोल्टेज है वो आगे है करंट से, वोल्टेज है वो आगे है करंट से, ठीक। अच्छा, सेक्शन E, लास्ट सेक्शन। अब यहां पर आपको एक ही क्वेश्चन में 3-3 पार्ट मिलने वाले हैं। सोचो, पहले ही आपने इतनी सारी चॉइस, कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हो पूरे टाइम से, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, करोड़ों रुपए कमाने के लिए RBC बोल रहा है लाओ नंबर, ठीक है। कितने नंबर ला सकते हो उतने नंबर ला सकते हो। मैं तो ये मानता हूं इस बार तो आपको इतनी सारी चॉइस दे दी है, मेरा मन तो ऐसा करता है कि मैं सारे क्वेश्चन ही लिख के आ जाऊं, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। आपको केवल चॉइस, जो आपको अगर 2 चॉइस मिल रही है, एक ही क्वेश्चन करके आना। क्यों? क्योंकि अपन ने बहुत अच्छी जब पढ़ाई की होती है ना, हमको सारे क्वेश्चन आ रहे होते हैं, अपन सोचते हैं यार कौन सा करें। मैं ऐसा मानता हूं कि एक ऐसा चॉइस भी देना चाहिए कि जो बच्चा सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देगा उसको अलग से मार्क दिए जाएंगे, अलग से एक्स्ट्रा परसेंटेज उसके इंक्रीज किए जाएंगे। क्यों? वो भी तो बच्चा इंटेलिजेंट है, वही तो बच्चा अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा है, तो सारे क्वेश्चन आप करके आ गए सही, ठीक है। तो ऐसा भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए था। खैर, डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसको ड्राइव करें, राइट गॉस लॉ ड्राइव वगैरह करें, राइट व्हाट इज कैपेसिटर, ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ड्रॉ द नेसेसरी डायग्राम। तो तीनों अपन कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आपको 3 में से केवल एक क्वेश्चन करना है, जो आपको लगे मन, चाहे आप ये करें। मैं सबसे इजी वाला उठा लेता हूं, ठीक है। व्हाट इज कैपेसिटर और इसका पैरेलल में कैपेसिटेंस कितना होगा, चेक करते हैं। देखेंगे इधर, तो कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर का डेफिनेशन आपसे पूछ लिया जाए तो कैपेसिटर क्या है, इट इज अ डिवाइस which stores electrical energy in it, which we can use when required। कैपेसिटर क्या है? इट इज अ डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। क्या काम करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है, जिसको अपन यूज कर सकते हैं जब हमारे को जरूरत हो। जैसे कैपेसिटर आपने देखा होगा फैन में लगा हुआ है ना, तो जैसे ही आपने स्विच चालू किया फैन तुरंत घूमना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके बाजू में जो कैपेसिटर लगा है उसमें एनर्जी स्टोर्ड है। जैसे ही आपने स्विच चालू किया कैपेसिटर उसको एनर्जी दे देगा, घूम गया, रोटेट कर गया। कूलर के फैन में भी लगा रहता है कैपेसिटर, कंडेंसर जिसको बोलते हैं अपन, है ना, सिलेंड्रिकल शेप में होता है। जैसे आपने स्विच चालू किया तुरंत वो कैपेसिटर एनर्जी दे देगा उसको, वो घूम जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर अपन बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। मतलब एक आपका ये C1 है, एक आपका ये C2 है, ये आपका बैटरी है। तो यहां से जो चार्ज आएगा Q, है ना, तो इसमें गया लेट अस सपोज Q2 और इसमें गया आपका Q1। जैसा कि मैंने बोल दिया
कि हो सकता है कि डिलीटेड पोर्शन का क्वेश्चन भी यहां पर दिख रहा हो, बट जो आपका मेन एग्जाम होगा वहां पर डिलीटेड पोर्शन का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट, कंफ्यूज नहीं होना है। केवल आपको ये अप्रोच, ये इस वीडियो के बाद आपको फील आ जाना चाहिए कि नहीं यार पेपर मेरे पास आएगा तो अगर मेरे पास कंसेप्ट हुआ, अगर मैंने उस मॉडल पेपर के आजू बाजू के क्वेश्चन भी सॉल्व करके गया, मैं जब पढ़ रहा हूं तब जो कंसेप्ट मैं पढ़ रहा हूं उसके आसपास भी चीजें ध्यान में लेके गया, तो मैं पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकता हूं। इस बार मेरे पास खूब सारी तो चॉइसेस हैं, छोटू छोटू मुझे आंसर लिखने हैं, राइटिंग अच्छा रखना है, इस बारे में आप ख्याल करें, इस बारे में आप ध्यान रखें। तो Q1 इस पर जाएगा, Q2 इस पर जाएगा, तो हम देखें अगर तो जो Q होगा दैट इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2, है कि नहीं। Q जो है वो Q1 प्लस Q2 होगा बाई चार्ज कंजर्वेशन। अब देखो इसके ऊपर भी पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसके ऊपर भी पोटेंशियल डिफरेंस V है। सो वी नो दैट Q इज इक्वल्स टू CV, Q इज इक्वल्स टू CV, ठीक है। तो इसके ऊपर भी पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसके ऊपर भी V है, तो मैं लिख सकता हूं कि Q1 भी होगा वो होगा C1 इंटू V के बराबर, और Q2 जो होगा वो क्या होगा C2 इंटू V के बराबर होगा। तो Q1 का वैल्यू कितना आ गया C1V, Q2 का वैल्यू कितना आ गया C2V। अब मैं चाहता हूं कि यार इन दोनों की जगह मैं कोई एक कैपेसिटर लगा दूं, तो मैंने क्या कर दिया, इसको इक्विवेलेंट डायग्राम बना दिया। मैंने इसकी जगह पर एक C इक्विवेलेंट लगा दिया, इसके ऊपर आपका वोल्टेज V। तो यहां से चार्ज Q फ्लो किया था तो अभी भी Q फ्लो कर रहा है ना। तो मैंने जो आपका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाया वो ये बना दिया, ठीक है। इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाया वो ये बना दिया, ठीक है। तो यहां से जब आपका चार्ज Q निकलेगा, इस पर आएगा, इसका वैल्यू कितना माना है मैंने C इक्विवेलेंट कि कितना आएगा, तो बाई Q इज इक्वल्स टू CV। इसके ऊपर भी पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो जो चार्ज है वो Q आ रहा है, सो दैट इज इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इनटू V, C इक्विवेलेंट इनटू V, है ना। तो यहां पर पहले तो चार्ज कंजर्वेशन कराया, Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2, Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। इसके ऊपर भी V है, इसके ऊपर भी V है, तो Q1 को क्या लिख सकता हूं C1 इंटू V, Q2 को क्या लिख सकता हूं C2 इंटू V। यहां सर ये V भी इसके ऊपर है, तो यहां पर जो चार्ज जाएगा इसके ऊपर Q, इस पे जो चार्ज जा रहा है वो कितना जा रहा है Q, है ना। जो बैटरी से फ्लो किया था वो कितना गया था Q। तो इन दोनों की जगह मैंने ये एक लगा दिया, तो जब एक लगा दूंगा तो यहां पर जो Q होगा वो C इक्विवेलेंट इनटू V के बराबर होगा। तो अब मैं सबको 1 बाई 1 यहां रख दूंगा, तो Q की जगह क्या लिख दिया C इक्विवेलेंट इनटू V, इस Q की जगह क्या लिख दिया C इक्विवेलेंट इनटू V, C इक्विवेलेंट इनटू V। Q1 की जगह क्या लिख देंगे, Q1 की जगह क्या लिख देंगे C1 इंटू V, और Q2 की जगह क्या लिख देंगे C2 इंटू V, C1 इंटू V, C2 इंटू V, C1 इंटू V और C2 इंटू V। V कैंसिल आउट हो गए, तो C इक्विवेलेंट जो पैरेलल में आता है वो आता है C1 प्लस C2। रेजिस्टेंस में जो पैरेलल आता था वो क्या आता था 1/R इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, लेकिन यहां पर जो पैरेलल में आया वो आया C1 प्लस C2। कैपेसिटर में उल्टा होता है, ठीक है। तो ये आपका डेराइव हो गया एक्सप्रेशन। और क्या बोला इन्होंने, ड्रॉ द नेसेसरी डायग्राम, नेसेसरी डायग्राम भी हमने बना दिए, ठीक है। ये आपका सर्किट था, इसको अपन ने इक्विवेलेंट ऐसा बना दिया। बताओ इसमें कोई रॉकेट साइंस, कितना आसान क्वेश्चन, 4 मार्क्स फ्री के। बस आपको इसको थोड़ा रिदम में लिखना है, अच्छे से लिखना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एंड द लास्ट क्वेश्चन भाई, पूरे मॉडल पेपर को आप निपटा चुके हो, लास्ट क्वेश्चन पर आप पहुंच चुके हो, पूरी एनर्जी के साथ देखेंगे इसको, और ये आप रियलाइज करेंगे कि यार क्या मैं पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकता हूं, क्या मैं अगर थोड़े से और एफर्ट दे दूं, क्या इस लेवल के क्वेश्चन आएंगे तो क्या मैं नहीं निपटा सकता। अपने आप से कांच के सामने खड़े होकर सवाल करना, ठीक है। क्या तू ऐसा कर सकता है, क्या तुम ऐसा कर सकती हो, क्या तुम ऐसा कर सकते हो। आंसर हाँ आ जाएगा। अगर आंसर हाँ नहीं भी आए तो क्या थोड़ा एफर्ट अगर मैं और बढ़ा दूं तो ऐसा हो सकता है। क्या मैं 2.0 की क्लास का बच्चा हूं और ऐसा कर सकता हूं। क्या मैं अगर बहुत अच्छे से पढ़ लेता हूं तो ऐसा कर सकता हूं। क्या मैं अभी भी अगर मैं मेहनत स्टार्ट कर दूं तो ऐसा कर सकता हूं। तो आंसर आपको हाँ मिलेगा, बस थोड़े से एफर्ट बढ़ाने। बहुत ईजी इस बार आपको पेपर मिलने वाला है, 100 आउट ऑफ 100 बहुत ईजिली आप स्कोर करने वाले हैं। यहां पर भी आपको 3 क्वेश्चन, देखो भाई कौन बनेगा करोड़पति, जैकपॉट सवाल 3-3, उसमें से एक ये भी कर सकते हो। डिफाइन इंटरफेरेंस फॉर द लाइट वेव्स, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, प्रिज्म से आप डिस्पर्जन वगैरह बता दो। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द ग्लास इन टर्म्स ऑफ प्रिज्म एंगल एंड एंगल ऑफ। तीनों के तीनों बहुत हलवा क्वेश्चन है। इस बार मैं वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है।
तो यहां पर क्या है, डिफाइन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। इंटरफेरेंस क्या होता है, तो सबसे पहले इंटरफेरेंस, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंज पैटर्न। यंग्स डबल स्लिट आपको बनाकर बताना है, उसके बाद फ्रिंज विड्थ। चलिए, तो इंटरफेरेंस क्या चीज है, इंटरफेरेंस देखो, जब आपके दो कोहेरेंट सोर्स, कैसे सोर्स, टू कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट क्या होते हैं, जिनके फेज डिफरेंस, जो उनका फेज डिफरेंस है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता। तो व्हेन टू कोहेरेंट सोर्स या फिर लाइट कमिंग फ्रॉम टू कोहेरेंट source are doing superposition with each other, then we obtain maxima and minima of intensity. So this phenomena is known as interference. ठीक है, क्या होता है, जब भी आपके दो लाइट वेव्स हैं, दो से ज्यादा भी आ सकते हैं लेकिन हमारे केस में दो रहते हैं, दो लाइट वेव्स आए, सुपरपोजिशन किया और वहां पर क्या बन जाए, मैक्सिमा और मिनिमा है ना। मैक्सिमम इंटेंसिटी भी आ रही है, मिनिमम भी आ रही है, मैक्सिमम आ रही है, मिनिमम आ रही है, उसके बीच में भी आ रहा है। तो मैक्सिमा मिनिमा ऑफ इंटेंसिटी अगर फाउंड हो जाए तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। कोहेरेंट सोर्स का मतलब आपको मैंने बता दिया था कि जो आपका फेज डिफरेंस होगा, दोनों लाइट सोर्स या दोनों लाइट वेव के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो टाइम के साथ वेरी नहीं करना चाहिए। जब आप ये वर्ड कोहेरेंट लिखोगे ना, अगर सपोज आप कोहेरेंट लिखते हो, लेट अस सपोज मेरे पास आपकी कॉपी आ गई, लेट अस सपोज अगर मैं कॉपी चेक करता और मेरे पास आपकी कॉपी आ जाती ना, मेरा दिल यहीं पे गार्डन हो जाता, क्योंकि कोहेरेंट लिख लेना अपने आप में ये प्रमाण देगा, ये प्रूफ देगा कि जो बच्चा है वो बहुत इंटेलिजेंट है, उसको पता है व्हाट इज कोहेरेंट। अगर मैं लिख दूं दो लाइट वेव इंटरफेरेंस कर देगा, मैक्सिमम मिनिमा बन जाएगा, सस्टेनेबल बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो ये कोहेरेंट लिख देना एग्जामिनर के दिलो दिमाग पर आपकी छाप जीवन भर के लिए छोड़ देगा। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन हो जाएगा इंटरफेरेंस का। उसके बाद बोला कि भैया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो डायग्राम है वो आप बना दो। तो आपको दो स्लिट बनाना है, ये एक, ये दो, ये मान लीजिए आपका स्मॉल डी है, यहां पर आपका स्क्रीन है, ठीक है, यहां पर आपका सोर्स है, ये आपका स्लिट S1, ये आपका स्लिट S2 है ना। तो यहां से इस तरीके से रे जाएंगी और कहीं पर जाकर, जैसे यहां पर जाकर ऐसा इंटरफेयर कर सकती है, यहां पर जाकर इंटरफेरेंस हो सकता है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट क्यों बोला गया, दो स्लिट्स हैं यहां पर, ये देखो एक स्लिट। अगर मैं इसको 3D में दिखाऊं तो ये स्लिट आपको ऐसे दिखेगी, ये ऐसे स्लिट्स होंगी, लीनियर स्लिट्स हैं। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, d, और सामने है स्क्रीन। तो यहां से जो स्लिट वाला प्लेन है, यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को बोला गया कैपिटल D। क्या बोला गया, कैपिटल D। तो यहां पर जाकर ये जो आपकी रेज हैं ये क्या कर रही हैं, इंटरफेरेंस कर रही हैं। ठीक है, और जो डेल्टा x आता है यहां पर कहीं पर भी जो डेल्टा x आएगा, अगर ये y है, ये अगर हाइट y है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल मैक्सिमा। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल मैक्सिमा। तो जो आपका डेल्टा x आता है वो आता है dy बाई कैपिटल D। अच्छा, मैंने आपको 3D में भी बता दिया, जो स्लिट्स होती है ना, ऐसे ये गोलाकार नहीं होती, ऐसा लगता है कि ऐसे ये होल है, होल नहीं है। देखो ऐसे लीनियर स्लिट होती है,
जो एक्सपेरिमेंट अपन करते हैं ना उसमें लीनियर स्लिट होती है। उसके बाद क्वेश्चन था डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या होती है, सबसे पहले फ्रिंज विड्थ को डिफाइन कर लेंगे। फ्रिंज विड्थ it is the distance between two consecutive maxima और the minima। मतलब जो दो लगातार, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार जो मैक्सिमा बन रहे हैं या दो कंसेक्यूटिव मिनिमा बन रहे हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। ठीक है, अच्छा तो अभी जो आपने डायग्राम बनाया, ये आपका स्लिट 1, ये आपका स्लिट 2, ये आपका सोर्स और यहां पर है आपका स्क्रीन। तो यहां से एक रे ऐसा आया, एक रे ऐसा आया। देखो ये क्या होता है, ये आपका होता है सेंट्रल मैक्सिमा। क्या होता है, सेंट्रल मैक्सिमा, यानी एक मैक्सिमा ही है। यहां पर अगर मैं डेल्टा एक्स की बात करूं तो डेल्टा एक्स कितना होता है, 0, मतलब एक मैक्सिमा है यहां पर। तो लेट अस सपोज यहां पर कहीं जाकर आपको एक दूसरा मैक्सिमा मिला, यहां पर आपको जाकर ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा है और यहां पर एक और मैक्सिमा मिला, अगला मैक्सिमा आपको यहां मिला, फर्स्ट मैक्सिमा बोल दो आप इसको, फर्स्ट मैक्सिमा। फर्स्ट मैक्सिमा यहां पर जो आपका डेल्टा एक्स होगा वो कितना हो जाएगा, लैम्डा होगा। कितना होगा, लैम्डा, क्योंकि मैक्सिमा कहां पर मिलता है, जब डेल्टा एक्स 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा। तो पहला हो गया आपका यहां पर मैक्सिमा, दूसरा हो गया आपका यहां पर मैक्सिमा जहां पर डेल्टा एक्स कितना है, लैम्डा है, और इसको आप मान लीजिए y। तो आपने क्या बोला, फ्रिंज विड्थ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा। मतलब ये अगर मैं y निकाल दूं तो ये y ही क्या होगा, मेरा फ्रिंज विड्थ होगा। ये आपका पहला मैक्सिमा, उसके बाद ये ऊपर मैक्सिमा, एक के बाद दूसरा, तो इसके बीच का डिस्टेंस, दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा या मिनिमा के बीच का डिस्टेंस, दो मिनिमा कंसेक्यूटिव या दो मैक्सिमा कंसेक्यूटिव। तो मैक्सिमा वाला ले लूंगा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो y निकाल दूंगा तो आंसर मिल जाएगा। मुझे पता है कि ये डेल्टा एक्स कितना होगा, लैम्डा होगा, क्योंकि यहां पर मैक्सिमा मिल रहा है, क्योंकि यहां पर मैक्सिमा मिल रहा है। तो मैं लिखूंगा dy/d, ये आपको क्या मिल रहा है, लैम्डा मिल रहा है ना, फर्स्ट मैक्सिमा पर लैम्डा मिल रहा है, फर्स्ट मैक्सिमा पर। तो y कितना आ गया, y कितना आ गया, d लैम्डा बाई छोटू d, और इसी को क्या बोला गया, बीटा बोला गया। इसको बोलते हैं बीटा, दैट इज कॉल्ड एज फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ बीटा क्या हो गया, d लैम्डा बाई छोटू d, d लैम्डा बाई छोटू d। क्यों, क्योंकि ये आपका दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा, ये मैक्सिमा उसके बाद अगला मैक्सिमा, इसके बीच का डिस्टेंस आ गया। तो डेल्टा एक्स dy बाई डी होता है और इट इज इक्वल्स टू लैम्डा, तो y आ गया d लैम्डा बाई छोटू d, कैपिटल D आएगा ऊपर। ठीक है, सो दैट इज योर मॉडल पेपर। मुझे ये बता दो, अगर ये वीडियो आपको दिलों दिमाग पर छा गया हो, अगर आपको बहुत मजा आया हो, आपको इस वीडियो से बेनिफिट मिला हो, तो आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, जो कोई भी अभी तैयारी कर रहा है उसके साथ इसको शेयर कर दो फटाफट। इसको आप अपने हर जो आपके प्लेटफॉर्म है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां पर शेयर कर दो, क्योंकि आपको भी बेनिफिट मिलेगा, आपके फ्रेंड को भी बेनिफिट मिलेगा, उसके फ्रेंड को भी बेनिफिट मिलेगा। इस पूरे मॉडल पेपर को आज YouTube पे कराने का मेरा एक ही पर्पस था कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चा यहां से बेनिफिट उठा पाए। किस तरीके से अप्रोच रखना है, क्या मार्किंग स्कीम है, कितने नंबर के न्यूमेरिकल आएंगे। तो कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी भी आ गया है कि भैया जो आपका न्यूमेरिकल है वो आएगा आपका 8 to 14 मार्क्स के बीच में आएगा। तो अप्रोक्स आप 10 मार्क्स बोल दें, 10 मार्क्स से न्यूमेरिकल आने वाले हैं। डेरिवेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा सारे लॉन्ग आंसर में डेरिवेशन थे, और छोटू आंसर वाले आपको हेल्प करेंगे पूरे में से पूरा स्कोर करने के लिए, क्योंकि अगर वहां पर आपने कोई भी एक क्वेश्चन आपको नहीं आया तो 1 मार्क आपका कट गया सीधा, और अगर सारे क्वेश्चन आए तो 20 मार्क बहुत इजीली आपने ग्रैब कर लिए। सो ये आपका ओवरऑल थीम है। तो इसको आप शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, हर जगह पर इसको शेयर कर दें। क्यों, क्योंकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाएं। बहुत अगर ज़्यादा मजा आया तो उसको बिल्कुल आप इसको शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर में। सभी ने इतना पेशेंसफुली सुना, समझा, अच्छे से इसको नोट किया, नहीं किया तो दोबारा इसको प्रॉपरली सही तरीके से देखकर आप इसको नोट कर लें, क्योंकि आप इस बार जब 100 आउट ऑफ 100 लेके आएंगे तो इस वीडियो को जरूर याद रखेंगे। एंड एट लास्ट सभी को बहुत बहुत थैंक यू सो मच। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट मॉडल पेपर। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।